हेलो एंड वेलकम टू द इन्फ्लुएंसर शो। आज है हमारा सेकंड एपिसोड और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो है मिस्टर नीलराज सिंह वाघेला, जो आईटी कंपनी उनके उनके वो ओनर है, आईटी कंपनी के वो ओनर है और आईटी इंडस्ट्री से वो रिलेटेड है। और उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है फ्रीलांसिंग का और वो 8 मंथ से अपनी न्यू कंपनी चला रहे हैं, आईटी कंपनी, जिनका नाम है टीईएस। जहाँ पे वो नेशनल एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं और बोथ आईओएस एंड एंड्रॉयड ऐप बनाते हैं। और आज हम कुछ टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो है फ्रीलांसिंग, लॉजिकल बिल्डिंग, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, सीवी बिल्डिंग एंड मैनी मोर। तो अगर ये टॉपिक्स आपको पसंद है तो ये पॉडकास्ट आप सुनते रहिए और आपको भी आपकी लाइफ में इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा और बहुत कुछ आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो आप आईटी इंडस्ट्री में आपकी जो जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुई और कैसे आपने शुरुआत की? बैक इन 2018 जब मैं कॉलेज में मिड सेम में मतलब था, फोर्थ या फिफ्थ सेम में, तभी हमारे कॉलेज में जो बाहर से इंटर्नशिप के लिए आते हैं, तभी मैंने सोचा था कि दूसरी कंपनी से जाने से अच्छा है कि खुद का ही मतलब स्टार्टअप शुरू करो। तो तब से मैं फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है जहाँ हम फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट ले सकते हैं, वहीं से मैंने शुरुआत की थी। स्टार्टिंग के जो 4-5 मंथ थे, मतलब स्टार्टिंग हमारी जीरो से ही होती है, तो 4-5 मंथ बहुत हार्ड थे क्योंकि कोई फ्रेशर को जल्दी ट्रस्ट नहीं करता, प्रोजेक्ट नहीं मिलते। देन 4-5 महीने के बाद धीरे-धीरे प्रोजेक्ट मिलने शुरू हो गए। आई रिमेंबर मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट $7 का था। देन ऐसे ही प्रोजेक्ट मिलते गए जो यूएस क्लाइंट का था। देन हुँ, इन बैक 2020 जून मंथ में मैंने कंपनी एस्टेब्लिश कर ली मेरी, और मेरी अभी टीम है 8% या 6% की, मतलब 6% उसमें फ्लटर के हैं, दूसरे 2 वेब डेवलपर्स हैं। हुँ, हुँ। और जो हम इंडियन क्लाइंट और सम बायोटेक्नोलॉजी जैसे बड़ी हॉस्पिटल के लिए भी वर्क कर रहे हैं। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। तो अभी जैसे अपना आईटी इंडस्ट्री में आप न आए एंटर किए तो आज के टाइम में भी बहुत लोग आईटी इंडस्ट्री में आते हैं, तो बहुत लोग को प्रॉब्लम होती है कि कोडिंग करना उनके कॉलेज में सिखाते हैं बट उनको कॉलेज में ये सिखाया जाता है कि अरिथमेटिक ऑपरेशन सिखाए जाते हैं, वो सब सिखाए जाते हैं। बट जब रियल वर्ल्ड में जाने की बारी आती है तब उनका लॉजिक बिल्डिंग वो कर नहीं पाते, तो लॉजिक बिल्डिंग आपने कैसे सीखा और आपको कोई प्रॉब्लम आई? सी, जो कॉलेज में हम लोग सीखते हैं वो मतलब जस्ट बेसिक होता है, वो कहीं आई डोंट थिंक सो कि कहीं इस्तेमाल भी होता होगा। जो मतलब मैंने सीखा है यूट्यूब है, यूडेमी जैसी कोर्सेज हैं, वहाँ से मैंने सीखा है। और अगर किसी को मतलब यूडेमी या उसमें प्रॉब्लम आती हो तो कोई भी एक कंपनी उसको ज्वाइन कर लेनी चाहिए एज ए इंटर्न, जिस कंपनी में आप सीखना चाहते हो, बिकॉज रियल प्रॉब्लम जो होते हैं वो कॉलेज में हम कभी शो नहीं कर पाएंगे। वर्क के हुँ। जो इश्यू आते हैं, टाइमलाइन पे कैसे प्रोजेक्ट खत्म करें, वो सब कॉलेज में ऐसा नहीं आएगा। दैट्स व्हाई एक कंपनी अगर एज अ इंटर्न भी आप ज्वाइन करते हो तो आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। सही बात, पर आपने लॉजिक बिल्डिंग कैसे सीखा? मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं आज के टाइम में, मेरे फ्रेंड्स भी हैं जिनको लॉजिक बिल्डिंग नहीं आ रहा। अगर हम डेटा स्ट्रक्चर का कोई प्रॉब्लम लेते हैं कि लूप में जाना है या कहीं से जाना है, तो उनको जो इफ एल्स जो होती है, जो लूप सब घुमानी है, वो सब उनको पता नहीं चलता क्या लिखना है, तो लॉजिक कैसे बिल्डअप करना है। तो आईटी इंडस्ट्री में मेन लॉजिक बिल्डिंग होता है, उसके ऊपर ही प्रोजेक्ट चलते हैं। तो लॉजिक बिल्डिंग हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं? अ, सी, उसमें क्या होता है कि पहले तो आप यूट्यूब में सीखते हैं, तो मतलब जब तक आप रियल टाइम में प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएँगे। जैसे मतलब आपने कहा कि इफ एल्स कंडीशन के वो, मतलब आप जब रियल टाइम कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे होते होगे, तब उस वक़्त में आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि आप क्या करना है। तो उस वक़्त आप गूगल यूज़ करते हो या किसी एडवाइज़र की हेल्प लेते हो, तो उस वक़्त आपको सीखने को मिलेगा कि ऐसी सिचुएशन पर हम कौन-सा लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ सिर्फ़ बुक पढ़ने से तो कोडिंग आने से रही। वो नहीं आ सकती। कोडिंग एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने से ही आएगी। जो रियल टाइम में जो प्रॉब्लम आप फेस करते हो, उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, उसमें से आपका लॉजिक बिल्डिंग का थोड़ा आपका हाँ। माइंडसेट होता जाता है कि अब हाँ, ये प्रॉब्लम है तो यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए, यहाँ पे इफ एल्स आना चाहिए। तो आपके साथ कभी ऐसा ट्रबल हुआ लॉजिक बिल्डिंग में? अरे बहुत! अभी भी मतलब इतने साल, हम 2 साल से मैं कोडिंग कर रहा हूँ। फ्लटर में मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन जब भी कोई भी प्रोजेक्ट आए उसमें कुछ ऐसा तो होता है जहाँ हमें गूगल की हेल्प तो लेनी ही पड़ती है। जैसे हुँ, कि स्टैक ओवरफ्लो की वेबसाइट है, हाँ, क्योंकि हर वक़्त आपके लिए कुछ ना कुछ नया ही होगा। आप पूरे एक्सपर्ट तो कभी नहीं बन पाओगे। सही बात। ये सीखा तो उसके बाद कुछ नया आ जाएगा। मैं हुँ, मतलब हमारी पूरी टीम को मतलब ऐसा ऐसा नहीं होता कि आप गूगल के बिना आप कोडिंग तो कर ही नहीं पाओगे। हुँ। क्योंकि आपको हेल्प तो चाहिए उसकी। स्टैक ओवरफ्लो है, गूगल है, विकिपीडिया।
जैसे कि आपने बोला कि यूडेमी के कोर्स करने चाहिए, यूट्यूब सीखना चाहिए, तो आप ऐसी मतलब कोई भी 2 चीज़ें बता सकते हो कि यूडेमी और यूट्यूब के अलावा जहाँ से लोग ऐसा बिल्ड कर सकते हैं? प्रैक्टिस करना हाँ, वो सही बात है, पर उसके अलावा कोई और 2 चीज़ें? कोर्सेरा है, ट्यूटोरियल्स ट्यूटोरियल्स पॉइंट है, ऐसे हुँ, एक्चुअली बहुत सारी वेबसाइट है। और यूडेमी एक प्रोफेशनल इसलिए है क्योंकि वो बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक सिखाता है, इसलिए यूडेमी ज़्यादा ट्रस्टेबल आता है। सही बात है, सही बात है। पर ये माइंडसेट कैसे बिल्ड होता है कि लॉजिक बिल्डिंग का एक तो प्रैक्टिस से होता है और दूसरा कैसे हो सकता है किसी अगर कोई मैं ऐसे पर्सन की बात करूँ जो सेकंड ईयर में है, पर उनका लॉजिक बिल्डिंग का अभी भी वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, तो बेसिक से अगर उनको स्टार्ट करना हो तो कैसे कर सकते हो? बेसिक से अगर आपको स्टार्ट करना है तो पहले आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करिए। सब में मत जाइए, कोई एक ही चूज़ करिए। और मेरी एडवाइस है कि पहले आप सी पे फ़ोकस करें बिकॉज़ सी की जो फंडामेंटल्स होते हैं सभी में यूज़ होते हैं क्योंकि सी सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम कह सकते हैं। हाँ। तो सी मतलब प्रोग्रामिंग में एक चीज़ कॉमन होती है मतलब जो कंडीशन आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हो वही कंडीशन, वही लॉजिक आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हो। सिर्फ़ उसकी कोडिंग स्टाइल डिफरेंट होती है। तो अगर आप कोई एक भी लैंग्वेज बेसिक से स्टार्ट करते हो ना तो आपको फंडामेंटल क्लियर हो जाएँगे और ऐसे बेसिक के लिए आईटी या उस इंजीनियरिंग में सीपीयू, सी प्लस प्लस ऐसे सब्जेक्ट आते ही हैं। या सिर्फ़ ऐसे कंडीशन ही दिखाते हैं कि इस कंडीशन को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। हाँ, तो वैसे हम कर सकते हैं, आप ऐसा बोलना चाहते हो? हाँ, हाँ, बहुत सही बात है। अभी जैसे कि एक आईटी का जो बंदा है, जो स्टार्टिंग में है, उसे फर्स्ट ईयर में है, उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि इतनी सारी लैंग्वेज उसने पहले तो सुन रखी है एडमिशन के पहले। जनरली कोई भी देखते हैं कि सी प्लस प्लस है, सी है, जावा है, पाइथन है, कोटलिन अभी नई मार्केट में आई है। तो पहले कौन-सी लैंग्वेज से मैं स्टार्ट करूँ? कॉलेज वाले तो सी से सिखाते हैं, बट कोई ऐसी लैंग्वेज जो मैं सबसे पहले करूँगा तो मुझे वो बाकी का सब अच्छा रहेगा। तो कौन-सी ऐसे होनी चाहिए वो? में क्या होता है कि वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। आपको क्या मतलब फ्यूचर में क्या बनना है? मतलब अगर आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है तो फिर आपको सीएसएस, पाइथन, पीएचपी ऐसे सीखना पड़ेगा। अगर मोबाइल डेवलपमेंट में आना हो तो एंड्रॉयड है, जावा, कोटलिन, स्विफ्ट, फ्लटर ऐसे लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो। डिपेंड आपका इंटरेस्ट किसमें है। मैं अभी एक सिनेरियो ले लेता हूँ जैसे कॉमन है, खाली वो बैचलर्स अभी करना चाहता है, उसको मास्टर्स का उसका कोई प्लान नहीं है या उसका कोई इमेज क्लियर नहीं हो कि कौन-सी फील्ड में जाएगा, एआई में जाएगा, वेब डेवलपमेंट में। तो उसको कौन-सी टॉप 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए जो उसको करनी चाहिए? अभी के टाइम पे पाइथन और पीएचपी बहुत टॉप पे चल रही है बिकॉज़ पाइथन इज़ लाइक एआई में आप कुछ भी बनाना चाहते हो तो पाइथन इज़ वेरी नेसेसरी एंड एआई इज़ आवर फ्यूचर। हुँ, पाइथन पे मतलब अभी बहुत जॉब वैकेंसी आने वाली है इंडिया में भी। अच्छा। हुँ, अगर हुँ। वो अगर किसी बंदे को बाहर ही जाना है लाइक यूएस, कनाडा तो उसे साइबर सिक्योरिटी पे फोकस करना चाहिए बिकॉज़ उस कंट्री में इसके रिक्वायरमेंट अभी बहुत है इन कंपेयर ऑफ इंडिया। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में आज के 5 साल बाद कौन-सी लैंग्वेज 2 मतलब हाइक पे चल रही होगी? तो साइबर सिक्योरिटी और पाइथन बिकॉज़ हम डिजिटल इंडिया कन्वर्ट कर रहे हैं तो मतलब सिक्योरिटी भी चाहिए। हुँ, जितना करेंगे उतनी सिक्योरिटी भी चाहिए और अभी इंडिया के मतलब सर्वर इतने भी सिक्योर नहीं है जितने होने चाहिए। दैट्स व्हाई हाँ। साइबर सिक्योरिटी बहुत आगे आएगा। लेकिन 5-6 साल तो उसमें लग ही जाएँगे अभी। ओके, मतलब आज अभी कोई एक स्टूडेंट है जिसने आईटी इंडस्ट्री में आज अभी फ्रेशर की तरह से आया है, तो उसको ये ध्यान रख के चलना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी और आपने जो हाँ, बोला हुआ उसका फ्यूचर अच्छा है। साइबर और पाइथन का। फ्यूचर अच्छा है, उसको वो सीखना चाहिए। अभी जैसे कि एक आदमी है उसने जैसे आपने बोला पाइथन या पीएचपी अभी कर लेंगे, तो उसमें प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, प्रोजेक्ट भी लास्ट सेम में या उसमें बनाने पड़ते हैं। तो कभी वो कन्फ्यूज़ हो जाए चलो उसने पीएचपी का उसने कुछ प्रोजेक्ट बना लिया, तो फिर कंपनी में जाएगा तो वो उसके वहाँ पे वो पूछेंगे आपने पीएचपी का प्रोजेक्ट बनाया, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट नहीं बनाते, कहीं से किसी ने फ्रेंड ने बनाया या कहीं से होता है तो उठा लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि वो खुद बना नहीं पाते या तो कभी उनको वो भी लगता है कि चलो मैं ये एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में मैं कर लूँगा बाद में, पर अगर कंपनी ने बोला कि मुझे तो जावा का प्रोजेक्ट चाहिए, तो वो क्या करें? ज़्यादातर लोगों की माइंडसेट क्या होता है मतलब मेरे क्लास अभी जो हम 2020 में सब पास उसमें ज़्यादातर लोगों की अभी जॉब भी नहीं है। क्योंकि सबकी माइंडसेट क्या होती है कॉलेज तो सिर्फ डिग्री के लिए जब हुँ, हम जॉब करेंगे कंपनी वाले हमें सिखाएंगे लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं कंपनी में जाने के लिए आपको कोई बेसिक नॉलेज तो चाहिए। हुँ, और सब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सब इसीलिए मतलब ऐसे कॉपी पेस्ट करते हैं क्योंकि उनको सिर्फ इस सब्जेक्ट से निकलना है। हाँ, उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता कि हम इसे बनाए ये फ्यूचर में उनके काम भी आ सकते हैं ऐसा कोई पर्सनल इंटरेस्ट होता ही नहीं है ज़्यादातर लोगों का। हुँ, सही बात है। बट वो लोग यही करते हैं कि कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, उनको आपने जैसे बोला कि उनका बस ये माइंड सेट है चलो मुझे डिग्री मिल जाएगी, कहीं न कहीं तो जॉब मिल जाएगी।
बट अगर कोई पैशनेट बंदा है जो उसको कोई सही से प्रोजेक्ट करना है तो पीएचपी, पाइथन ऐसे कुछ लैंग्वेज है, क्या उसको आगे जाके काम आने वाली है? हाँ, कंप्यूटर मतलब एक चीज़ ऐसी है कि आपको आज जो लैंग्वेज चल रही है मार्केट में, अगर मान लो आज के बाद एंड्रॉइड फ़ोन भी बंद हो जाए, तो 15 सालों तक तो मतलब उसकी जो लैंग्वेज है वो एक्सिस्टिंग रहेगी। क्योंकि आज के आज सब मोबाइल फ़ोन तो चेंज करने वाले नहीं हैं। हुँ। जैसे कि ब्लैकबेरी का फ़ोन अब तो कोई बेच भी नहीं रहा है। फिर भी उसके डेवलपर अभी भी बहुत कंपनी वाले हायर भी करते हैं, बिकॉज़ किसी के पास तो ब्लैकबेरी होता ही है। हुँ, हाँ, सही बात है। जो उन्होंने प्रीवियस मॉडल सेल्स किए तो उसके जो कस्टमर होते हैं उनको तो सर्विस आपको देनी पड़ेगी। हाँ, कोडिंग एक ऐसी चीज़ है अगर आप एक बार सीख लेते हो तो कहीं न कहीं आपको तो इस्तेमाल आ ही जाएँगे वो। और वो ना आए तो उसका मतलब लॉजिक तो सम सेम ही होगा, तो आप हाँ। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़िली सीख पाओगे। सही बात है, सही बात है। आज के टाइम में एक और चीज़ चल रही है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो होती है या कॉम्पिटिटिव कोडिंग आज के टाइम में बहुत फ़ेमस है। बहुत लोग ऐसे भी हैं कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आपने नहीं की तो आपको ऐसा भी बोलते हैं कि अच्छी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी। क्या ये सच बात है? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता सिम मैं बहुत कंपनी में गया हूँ एज़ अ इंटरव्यू लेने के लिए दूसरे लोगों का। तो जब हम इंटरव्यू लेते हैं या किसी भी पर्सन को हायर करने से पहले ये नहीं देखते कि उसका रिज़ल्ट क्या है। जब उसने जिस जॉब फील्ड के लिए अप्लाई किया उसके हमसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। मान लो अगर किसी ने फ्लटर डेवलपमेंट के लिए अप्लाई किया हो मेरी कंपनी में, तो मैं इसी से भी यही क्वेश्चन पूछूँगा, उसका बेसिक नॉलेज उसका कितना है? एंड्रॉइड स्टूडियो कभी यूज़ किया है कि नहीं? मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है कि नहीं? लाइक बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो ड्रॉप आउट कर लिए होते हैं कॉलेज में, फिर भी वो अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं। हुँ, डिग्री से या किसी हैकेथॉन में आप पार्टिसिपेट करोगे तो इससे आपकी जॉब मिलेंगी ऐसा तो नहीं होता। वो तो ऐसा तो नहीं होता अगर आप हैकेथॉन में कर भी लेते हो पार्टिसिपेट अगर आपका आउटपुट अच्छा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको इंटर्नशिप दे सकते हो, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। और एक्चुअली इंटर्नशिप में भी क्या होता है कि चलो आज मैं कल 1 फरवरी से मेरे भी 3 इंटर्न नए जॉइन हो रहे हैं। तो हम इंटर्न को मतलब ऐसे रखते हैं क्योंकि अगर मैं आज पोस्ट करता हूँ कि मुझे फ्लटर डेवलपर चाहिए, तो नहीं मिलने वाले मुझे। क्योंकि इंडिया में मतलब जो परफेक्ट ट्रेनर मतलब जो परफेक्ट होते हैं, जो फ्लटर में एक्सपर्टाइज़ होते हैं, वो ऑलरेडी किसी कंपनी में जॉब भी कर रहे होंगे। तो वी हुँ। हैव टू बिल्ड देम। तो मैं इंटर्न हायर करता हूँ। मैं देखता हूँ कि इंटर्न कितने कैपेबल्स हैं। अगर उसमें से कई अच्छे होते हैं तो मैं उन्हें अपनी कंपनी में ही रख लेता हूँ। सभी मतलब अभी दूसरी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए यही कर रहे हैं। अच्छा, तो कॉम्पिटिटिव जो कोडिंग है वो आज के टाइम में इतना नेसेसरी नहीं है, आप ऐसा कहना चाहते हो? मतलब प्रैक्टिस के लिए ठीक है लेकिन उससे आपकी जॉब में ऐसा कुछ नहीं होता। किसी को बहुत बड़ी मतलब क कंपनी क्रैक करनी है तो उसमें मैंने ऐसा सुना है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत नेसेसरी है। नहीं, उसमें क्या मतलब माइंडसेट क्या होता है कि इसने ए किया है तो मतलब उसका कुछ तो लॉजिक होगा। उसका मतलब बेसिक नॉलेज क्लियर होगा। सिर्फ़ हुँ। इसके लिए कि हम कॉलेज की डिग्री देख के तो कोई जॉब देने से रहा। नहीं वो उसको तो कुछ बेसिक नहीं। नॉलेज तो चाहिए। क्योंकि ये सब जो मतलब हैकाथॉन है, कंप्यूटर कोडिंग है, उसके सर्टिफ़िकेट यहाँ काम आते हैं मतलब सिर्फ़ इतने कि हाँ, उनको बेसिक नॉलेज है। बेसिक नॉलेज लेकिन उससे उनको मिलता है। हाँ, ये प्रूव नहीं करेगा कि वो एक्सपर्ट है। सिर्फ़ इतना है कि उसको बेसिक नॉलेज है। ज़्यादा से ज़्यादा वो इंटर्नशिप या एज़ अ फ्रेशर हायर कर सकते हैं। इतनी हुँ। प्रॉब्लम नहीं आएगी उन्हें, कंपनी को। अच्छा, तो आप आपके करियर में आपने कभी कॉम्पिटिटिव कोडिंग प्रैक्टिस की है? ओके, आपने नहीं की है, ओके। आज के टाइम में बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि अगर कोई मैं इंटरव्यू में जाऊँगा किसी भी कॉलेज से या मतलब कैंपस में बैठूँगा तो उसको कोई एक स्टूडेंट होता है उसको यही लगता है कि डीएस एल्गो जो है, वो हर कंपनी में पूछते ही पूछते हैं। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं मैंने देखा है कि बहुत सारे सब सी, सी प्लस प्लस ऐसे सब एडब्ल्यूपी ये सब सब्जेक्ट्स आते हैं, उनको छोड़ के डीएस एल्गो पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। उनको लगता है कंपनी इसके बारे में तो उसको ज़्यादा पूछेगी ही पूछेगी। तो आज के टाइम में ऐसा मिथ बन गया है कि डीएस एल्गो तो कुछ हमको ना है पर डीएस एल्गो तो आना ही चाहिए, नहीं, ऐसा। उसमें क्या होता है कि अभी तो मतलब ऐसे भी चल रहा है कि जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बाद सब टेस्टिंग के जॉब में जा रहे हैं, बीटा टेस्टिंग उसमें। हाँ, तो क्या होता है कि जैसी कंपनी की रिक्वायरमेंट, अगर मेरी कंपनी में मुझे चाहिए पाइथन वाले, तो मैं उनसे जावा के क्वेश्चन तो कभी नहीं पूछने वाला। वो तो जैसी कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है। और अभी मतलब ज़्यादातर कंपनियाँ ऐसी होती है जो मतलब बड़ी कंपनियाँ होती है वो बाहर की कंपनी में से वर्क लेती है लाइक यूएस, कनाडा। तो उनकी कंपनियों में मतलब सब होते हैं, डॉट नेट डेवलपर सब आ गए। तो
तो जब कॉलेज में जब प्लेसमेंट में इंटरव्यू होता है तो सभी लैंग्वेज के बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं बिकॉज़ उनकी कंपनी भी बड़ी है, उनके पास सभी टाइप के डेवलपर्स होंगे, तो आपको सभी क्वेश्चन पूछेंगे, तो चेक कर पाएँगे कि आप किस लैंग्वेज में बेहतर हैं। सही बात है। तो अभी जैसे कि आपने कुछ देर पहले बोला था कि आप भी बहुत जगह इंटरव्यू लेने जाते हो, तो आप जैसे कि अभी कोई स्टूडेंट हमको देख रहा है, उसको लगता है कि उसको भी कोई इंटरव्यू देने जाना है, तो उसको माइंड में ऐसा क्वेश्चन आता है कि कैसे टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और कैसे वो प्रिपरेशन कर सकता है? उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? मान लो कि अगर आप ही इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो मतलब अगर आप जिस पोज़ीशन के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, उसके सिर्फ़ जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं। अगर आप फ्रेशर है, तो आपको बेसिक क्वेश्चन मतलब उसके जो फंडामेंटल्स होते हैं। अगर फ्लटर है, तो फ्लटर कैसे यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, कौन-सी लैंग्वेज है, इफ एल्स कंडीशन, वो जो सब प्रोग्रामिंग के बेसिक नॉलेज होते हैं, वो आपको रखनी चाहिए। सिर्फ़ उसकी प्रिपरेशन करो। फिर एक होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, वो आपका लॉजिक, क्रिएटिविटी चेक करने के लिए। तो मतलब इसका मेन यूज़ तो एक ही होता है कि अगर आप कहीं पे अटके हो, किसी एरर आ रही है जिसका आपका सॉल्यूशन नहीं पता, तो वो आपको गूगल करना पड़ेगा। लेकिन फॉर दैट यू हैव टू यूज़ योर ओन माइंड। वहाँ पे तो आप गूगल यूज़ नहीं कर सकते वो टाइम पे। नहीं, मैंने तो ऐसा भी, मुझे अभी भी याद है, मैं एक कंपनी के लिए इंटरव्यू ले रहा था। स्टूडेंट था, उसको हम मेरे साथ एक सीनियर भी थे। हमने एक एरर दे दी थी उसको कि ये एंड्रॉइड वाली के मतलब थी इंटरव्यू पोज़ीशन। तो हमने एक एरर भी दे दी, उसको टाइम भी दिया कि लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन, गूगल, तू कुछ भी जस्ट सॉल्व दिस एरर। हुँ। लेकिन हाँ, उसने कर भी तो ली थी, लेकिन मेन चीज़ यही होता है कि आपको पता होना चाहिए कि थिंग्स वर्क कैसे करती है। कहीं से भी कंट्रोल सी कर लो, कमांड सी कर लो, पर पता तो होना चाहिए उसे पेस्ट कहाँ करना है। हाँ, कौन-सी लाइन में उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो अब कहाँ आउटपुट आना चाहिए, कहाँ पे चाहिए वो आपको वो भी आना बहुत ज़रूरी है। बहुत सही बात वही। है। तो वैसे कि बेसिकली जनरली आपके कितने मतलब लेवल होते हैं? जहाँ तक मेरे को पता है कि अगर आप किसी को माइक्रोसॉफ्ट और ऐसी कंपनी में जाना है तो उसमें बहुत सारे लेवल होते हैं, 4 से 5 लेवल होते हैं। अभी हमको पता है कि हमारे सराउंडिंग में से बहुत कम लोग होंगे जो वहाँ पे जा सकते हैं और बहुत लोग ऐसे तो होंगे जो छोटी-छोटी कंपनियों में जा सकते हैं। तो उनको ऐसा आइडिया अगर देने के लिए हमको अगर बताना है कि उनको कैसे प्रैक्टिस करनी है। अ, अगर आपका टारगेट बड़ी कंपनी है, तो पहले कोई छोटी कंपनी में जॉइन कीजिए। क्योंकि छोटी कंपनी में क्या, अगर स्टाफ कम होगा, तो आप पे भी फ़ोकस रहेगा। बड़ी कंपनी में बड़े क्राउड में आप दब जाएँगे, आप खुद मतलब इतना नहीं सीख पाएँगे। अगर मान लो किसी एक छोटी कंपनी में आप 2 साल कंटिन्यूअस उसी में जॉब करते हो, तो आप उस जिस पोज़ीशन में आप जॉब करते हो, उसमें आप परफ़ेक्ट हो जाओगे। तो आप हायर पोज़ीशन के लिए दूसरी कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हो। हुँ। और बिल्ड योर रेज़्यूमे ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव एक्टिव रहना चाहिए अगर आपका टारगेट बड़ी कंपनी है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनी लिंक्डइन पे ज़्यादा फ़ोकस करती है। और हुँ। स्टैक ओवरफ्लो पे आपका मतलब स्टैक ओवरफ्लो पे आपका अकाउंट बना के दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करो। क्योंकि इंटरव्यू में बड़ी कंपनियाँ सिर्फ़ आपको नहीं पूछेंगी, आपका मतलब बैकग्राउंड भी चेक करेंगे कि आप स्टैक ओवरफ्लो पे हो कि नहीं हो, लिंक्डइन पे हो, गिटहब में आपका कितनी रिपॉज़िटरीज़ है, वो सब भी वो लोग चेक करते हैं। बहुत सही बात आपने बोली। अभी आपने जो कुछ चीज़ें बोले कि गिटहब पे आपको एक्टिव होना चाहिए, लिंक्डइन पे आपको एक्टिव होना चाहिए, स्टैक ओवरफ्लो पे एक्टिव होना चाहिए। आज के टाइम में मैं जैसे मेरी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनको अभी थोड़े टाइम पहले मैं उनसे बात कर रहा था, तो बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि गिटहब क्या होता है और उसमें काम क्या होता है, वो भी उनको आज आज के टाइम में पता नहीं होता। और ऐसे भी लोग हैं जिनको ऐसा बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको पता है गिटहब क्या है, पर वो उसमें वो आज ऐसा कर नहीं पा रहे, मतलब उसमें कंट्रीब्यूशन उतना कर नहीं पा रहे। तो जस्ट अगर बिकॉज़ कोई बोलिए? जस्ट बिकॉज़ हमारे एजुकेशन में ये सब सिखाते नहीं है ना, गिटहब में हाँ, कैसे आप टीम में वर्क करें। हाँ, सही बात है। क्योंकि अगर आपको बड़ा प्रोजेक्ट है तो आप अकेले तो काम कर नहीं पाओगे, 4 लोग मिलकर ही काम करना पड़ेगा। तो ऐसे हुँ, गिटहब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है। सही ऐसा बात है। मतलब वो गिटहब, लिंक्डइन वो सब का तभी सीखेगा जब वो किसी कंपनी को जॉइन करेगा। उसके आस-पास वाले लोग सिखाएँगे। क्योंकि हुँ, आज मेरे मतलब एम्प्लॉयी थे। अ, उसमें से 4 लोग ऐसे हैं जो मैंने कंपनी स्टार्ट की फर्स्ट जून को, तब से वो मेरे पास है। उसमें से एक तो मेरा क्लासमेट ही है। तो उसको उन लोगों को भी नहीं पता था कि लिंक्डइन क्या होता है, गिटहब पे मतलब कैसे वर्क करते हैं, गिटहब का एक्चुअल यूज़ क्या होता है। तो मतलब वो जब मेरे साथ बैठे, मैंने भी कहीं से सीखा था, मैंने उनको सिखाया कि गिटहब पे ऐसे टीम पे वर्क करते हैं।
और अब जो नए इंटर्न भी आएँगे वो हम पहले दिन से उसको सिखा लेंगे कि गिटहब ऐसा है, लिंक्डइन ऐसा है, यू शुड बी एक्टिव देयर क्योंकि हुँ, लिंक्डइन एक ऐसी चीज़ है कि बहुत सारे जॉब पोस्टिंग वहाँ होती है। अगर हाँ, आपको बहुत सच में जॉब चाहिए तो वहाँ से मिल ही जाती है। हाँ। अगर आपकी प्रोफ़ाइल आपने सही तरीके से बनाई है, तो आपको ऐसा है कि आपको अप्रोच नहीं करना पड़ेगा, वो लोग कंपनी सामने से आपको अप्रोच करके या तो आपके साथ कनेक्ट होती है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपसे पूछती है कि आपने क्या काम किया है, कैसे आप काम करना चाहते हो, आपको कोई जॉब चाहिए। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो और किसी के साथ आप कैसे बात कर रहे हो, वो आपको ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि कोई कभी भी अपॉर्च्युनिटी आपके सामने आ सकती है। अगर आपने कुछ गलती से आपने कुछ उनको कुछ अलग दूसरा मैसेज कर दिया जो उनको नहीं चाहिए, तो आप अपॉर्च्युनिटी लूज़ भी कर सकते हो वहाँ पे। वो भी है। हाँ। कम्युनिकेशन मतलब बढ़ानी चाहिए। हुँ, कौन के साथ कहाँ बात करनी है बिकॉज़ सिर्फ़ आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो सिर्फ़ आप कोडिंग करते नहीं रह जाओगे। कोडिंग लाइक हाँ, मेरी सही कंपनी बात। में जो भी कर रहे हैं तो मैं कभी भी किसी को भी क्लाइंट के साथ भेज देता हूँ कि आप मीटिंग उनके साथ हैंडल करो। बिकॉज़ हुँ, उससे उनका भी मतलब पर्सनैलिटी बिल्डअप होगा, कम्युनिकेशन पर्सनैलिटी स्किल बिल्डअप बिल्डअप होता है। वो बहुत अगर उनका ज़रूरी है। पर्सनैलिटी बिल्डअप होता है, तो आपकी ओवरऑल जो कंपनी की जो इमेज होती है, वो स्टैंड आउट करके आती है। हाँ, देखो इनको भी आता है, तो इनके बॉसेस को भी आता ही होगा या उनसे उनसे अच्छा ही कुछ सही उनको बात आता होगा। ऐसा है। हमारी हमारी लाइन में मतलब ऐसा होता है कि मैं किसी भी कंपनी में प्रोजेक्ट के लिए जाता हूँ, तो वो लोग मेरा नहीं पूछेंगे क्योंकि उनको ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं कि जिसकी कंपनी हो, खुद कोडर हो, हुँ, पर्सन कंपनी बना भी सकता है, इट्स नॉट बिग डील। वो हुँ। मेरे प्रोग्रामर से बात करेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे, उनका रिज़्यूमे माँगेंगे, मेरा कुछ नहीं माँगने वाले हैं। दैट्स व्हाई मैं उनको ही प्रिपरेशन करने को देता हूँ। सही बात है, सही बात है। तो आपने कभी गिटहब पे मतलब रेपोज़िटरी सब बनाई है, आपने कभी कंट्रीब्यूशन किया है वहाँ पे? कंट्रीब्यूशन जर्नी मैंने सिर्फ़ जब मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था, तो जितने भी प्रोजेक्ट मैंने बनाए, वो सब गिटहब में अपलोड किए थे। छोटे से छोटे प्रोजेक्ट भी, सिर्फ़ ल मान लो मैंने कोडिंग मेरी स्टार्ट की थी iOS डेवलपमेंट से, मैं iOS डेवलपमेंट कर रहा था। तो उसमें मान लो मैंने एक टेबल भी बनाया हो, तो भी मैं गिटहब पे रख देता था। उसमें कुछ एनिमेशन किया हो, तो भी गिटहब में। तो क्या होता है कि जब कोई बंदा गिटहब में आपका प्रोफाइल देख रहा है, तो उसे लगे कि हाँ, बहुत सारा वर्क भी किया है। तो हम हुँ, मेरे को प्रोजेक्ट भी चाहिए किसी इंडियन क्लाइंट से, तो मैं उसको ये भी दिखा सकता हूँ, सी दिस इज़ माय गिटहब रिपॉज़िटरी तो ये सब देख के मुझे प्रोजेक्ट देने वाले हैं। सही बात है। तो अभी बहुत लोग जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत लोगों को पता नहीं कि गिटहब कैसे यूज़ करना, उसमें क्या होता है? तो आप जो व्यूअर्स हैं उनको बता सकते हैं कि गिटहब ओवरऑल क्या है? आप उसको यूज़ कैसे कर सकते हो और अपनी प्रोफ़ाइल कैसे वहाँ पे बिल्ड अप कर सकते हो और उसके एडवांटेजेस क्या हैं? गिटहब इज़ वेरी ईज़ी टू यूज़, सिर्फ़ आपको वहाँ जाना है, अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है, फिर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके आपको प्रोजेक्ट बनाना है, फिर वो स्टेप खुद ही दिखाता है। अब मान लो आप कोडिंग कर रहे हो किसी एंड्रॉइड एप्लीकेशन की और आप अकेले नहीं हो, आपके साथ 4 लोग हैं। तो अब आप 4 लोग एक साथ एक प्रोजेक्ट पे वर्क करने के लिए प्रोजेक्ट का कमिट एंड पुश करना पड़ता है। मतलब हम दोनों अभी वर्क कर रहे हैं, मैंने कुछ वर्क किया, कमिट किया तो गिटहब के सर्वर में स्टोर रहेगा। फिर जैसे आप पुश करोगे तो आप में सब कोड आ जाएगा। तो ये हुँ, ईज़ी मतलब टीम वर्क के लिए बहुत ईज़ी होता है। और गिटहब जैसे बहुत एक्चुअली है, बिटबकेट है, गिटहब है, गिटलैब है। उससे मोस्ट एडवांटेज तो यही है कि आप कहीं भी बैठे हो, किसी भी कंट्री में किसी भी जगह बैठे हो तो एक साथ वर्क कर सकते हो। बहुत ईज़ी और जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो गिटहब में स्टोर रहेगा आपके अकाउंट में। मतलब कोई दूसरा बंदा भी आपका कोड पूरे देख पाएगा। अगर उसको आपको प्राइवेट रखना है तो आपको गिटहब का पेड वर्ज़न लेना होता है। लेकिन अगर आप पब्लिक रखते हो तो कोई दूसरा बंदा भी आपका गिटहब का कोड देख सकता है। मान लो आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टाग्राम जैसे बनाई है और मैं भी वैसे एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो मैं अपने से कुछ कोड ले भी सकता हूँ। गिटहब हाँ, तो मतलब ऐसा ही होता है। तो हुँ। सब लोगों को हेल्प भी मिल रहा है इससे। हुँ। बहुत लोग आज के टाइम में मैंने ये भी देखा है कि अगर वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो अगर उनको जैसे कि सपोज़ उनको कोई चैटबॉट चाहिए, जैसे कि आपने जैसे बोला आपने रिपॉज़िटरी की है कोई चैटबॉट की। मैंने आपकी रिपॉज़िटरी वहाँ पे चेक की और मुझे लगा कि हाँ, इन्होंने कोड अच्छे से किया है और उनका कोड मुझे यूज़ में काम आएगा। तो मैं वो आपका फ़ाइल डाउनलोड कर लेता हूँ मेरे वहाँ पे और उसमें इम्पोर्ट करवा देता हूँ मेरे प्रोजेक्ट में और मेरा काम ईज़िली हो जाता है। आपका कोड मुझे यूज़ आ जाता है और मेरा एप्लीकेशन या वेबसाइट जो है वो ईज़िली बन जाता है। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप अपना वर्क भी दिखा सकते हो, दूसरों की हेल्प भी कर सकते हो और अगर किसी को हेल्प चाहिए तो आप उनको हेल्प भी कर सकते हो वहाँ पे उनकी जो क्वेरीज़ होती है वो सॉल्व करके। उसके लिए शायद से मुझे लगता है आपको कुछ वो पॉइंट्स भी मिलते हैं कि जिसकी वज़ह से आपकी प्रोफ़ाइल जो है वो ग्रोथ ऊपर आती है। मतलब जितने आपके फॉलोअर बढ़ेंगे उतने आप ग्रोथ में हाँ। रहोगे। क्योंकि क्या होता है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, हुँ, फेसबुक ऐसी कंपनियों के भी लोग
गिटहब यूज़ करते हैं, गिटहब तो यूज़र। कभी ना कभी मतलब चांस है कि उन लोग भी आपकी प्रोफ़ाइल देखें। तो हाँ। ऐसी कंपनी वाले तो सामने से जॉब ऑफ़र भी करते हैं। वो लोग हाँ, वो लोग डिपेंड बेसिकली हाँ, आज ये एक ट्रेंडिंग हो गया है कि जैसे ये सब प्लेटफ़ॉर्म है, गिटहब है, लिंक्डइन है, वो लोग अभी इनडायरेक्टली आपकी प्रोफ़ाइल देख के आपको जॉब दे रहे हैं, ना कि डायरेक्टली आप वन टू वन चैट करके वहाँ से आपको बताएँगे कि हाँ, हमको जॉब की ज़रूरत है। तो आपको भी क्या है कि एक्टिव रहना पड़ेगा ये सब प्लेटफ़ॉर्म के लिए। अगर आपको कोई एक अच्छी-सी कंपनी आपको क्रैक करनी है, तो आपको वो अच्छा-सा पैकेज आपको क्रैक करना है, तो ये सब प्लेटफ़ॉर्म आज के टाइम में बहुत अच्छे हैं, जहाँ पे आप अपना काम बता के आप अननोइंगली आप एक अच्छी-सी जॉब क्रैक करो। पता नहीं हाँ, आज आप शुरू करो तो आज के 5-6 या 6 साल बाद आपकी जॉब भी गूगल में लग गई होगी, शायद गिटहब यूज़ करने के बाद या लिंक्डइन पे जाने के बाद। वो ये कुछ ऐसे रीज़न्स है जो आपको गिटहब और लिंक्डइन आपको यूज़ करना चाहिए। जैसे कि आपने 1-2 पॉइंट्स पहले आपने बोला था कि जैसे कि आपने जो कोडिंग सीखी वो आईओएस से आपने सीखी थी। तो आज के टाइम में ट्रेंडिंग में दोनों चीज़ें चल रही है, आईओएस भी बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड भी बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं। तभी जो कोई पर्सन है जिसको ऐप मेकिंग में जाना है, जिसको फ्यूचर्स में कंपनीज़ के लिए ऐप बनानी है, तो वो उसको कन्फ्यूज़न होता है कि आईओएस में मैं जाऊँ या एंड्रॉयड में मैं जाऊँ, तो आपको क्या लगता है कौन-सी चीज़ उसको पहले सीखनी चाहिए और ट्रेंडिंग में क्या होगी या क्या चल रही जी, है? इसमें क्या है कि ट्रेंडिंग में अभी सबसे ज़्यादा तो एंड्रॉइड ही चल रहा है बिकॉज़ एंड्रॉइड पे डिवाइस इन कंपेयर ऑफ आईओएस ज़्यादा और आईओएस की कोडिंग अगर आपकी विश हो तो मुझे दोनों प्लेटफ़ॉर्म पे फ़ोकस करना है तो यू शुड ट्राई ऑन फ्लटर या रिएक्ट नेटिव क्योंकि फ्लटर गूगल का एक सॉफ्टवेयर है, जहाँ आप सेम कोडिंग से वेबसाइट, मोबाइल और आईओएस तीनों बना सकते हो। सेम एज़ रिएक्ट नेटिव जो फेसबुक का सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे आप दोनों मोबाइल के एप्लीकेशन बना सकते हो एंड्रॉइड एंड आईओएस। लेकिन अगर आप मान लो कि मेरी शिप प्रिपरेशन इतनी है कि मुझे आईओएस पे फ़ोकस करना है। हुँ, एक्चुअली उसमें क्या होता है कि आईओएस का जो पे आउट होता है सैलरी, वो इन कंपेयर ऑफ एंड्रॉइड ज़्यादा होता है। बिकॉज़ एंड्रॉइड डेवलपर बहुत होते हैं, क्योंकि आप इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पे भी फ़ोकस करोगे तो लास्ट सेम में सब्जेक्ट में पाइथन और एंड्रॉइड डेवलपमेंट होगा। आईओएस डेवलपमेंट का कोई सब्जेक्ट अभी तक तो नहीं आया है। दैट्स हुँ, व्हाई आईओएस के कोडर्स भी बहुत कम हैं और उनकी कम है इसलिए सैलरी भी ज़्यादा अफ़ोर्ड करते हैं कंपनी वाले। डिमांड ज़्यादा है उनको। हाँ, अभी डिमांड डिमांड ज़्यादा है क्योंकि आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि आईफ़ोन तो चाहिए ही। आईओएस हमको सीखना चाहिए, स्विफ्ट जो लैंग्वेज है वो हमें सीखनी चाहिए, जिससे कि आप अपनी खुद की एक अलग इमेज बना सकते हो। आप ये कहना चाहते हो? हाँ, तो एक्चुअली सी ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ आप आईओएस सीखें, क्योंकि एंड्रॉइड में भी मतलब है रिक्वायरमेंट इतनी ही है। एंड्रॉइड हुँ, पे अगर आपको फ्रीलांसिंग वर्क करना है तो एंड्रॉइड अगर आपको फ्रीलांसिंग वर्क करना है तो फ्लटर इज़ द बेस्ट क्योंकि ईज़ी टू लर्न है। आप डिज़ाइन में भी बहुत उसमें कर सकते हो और सेम कोडिंग से एंड्रॉइड एंड आईओएस दोनों के फ़ोन बिल्ड हो जाएँगे। दोनों एप्लीकेशन एक साथ बिल्ड हो जाएँगे। हुँ, दैट्स व्हाई ज़्यादातर स्टार्टअप कंपनियाँ फ्लटर, रिएक्ट नेटिव जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे फ़ोकस करती है। क्योंकि मान लो मैं एक एप्लीकेशन बनानी है, मान लो एक इंस्टाग्राम जैसी एप्लीकेशन बनानी है, तो मैं 4 एंड्रॉइड, 4 आईओएस 8 डेवलपर रखूँगा। इससे अच्छा है कि मैं 6 फ्लटर डेवलपर ही रखूँ, तो मेरा भी मतलब एज़ अ कंपनी ओनर भी मेरा उतना कम खर्चा होगा और वर्क भी बेस्ट मिलेगा मुझे। हुँ, एक ही प्लेटफ़ॉर्म से अगर आपके 2 आउटपुट निकल रहे हैं, तो आपको अलग-अलग आदमी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैन पावर और मनी आपके ज़्यादा बचेंगे और काम अच्छा होगा आपका। हाँ, हाँ, बहुत सही बात है। तो अभी-अभी ये भी होता है जैसे कि कोई है जो सेकंड या थर्ड ईयर में आ गया है, तो अभी वो प्रोसेस में लग जाता है कि अगर कोई है जिनको अभी मास्टर्स में अभी नहीं जाना है, 1 ईयर का उनको ब्रेक लेना है, उसमें वो जो एग्ज़ाम्स होती है, सीमैट होती है, कुछ अलग-अलग कॉलेज की जो होती है, एग्ज़ाम्स होती है, वो करेंगे और 1 साल का जॉब का एक्सपीरियंस भी लेंगे, जिससे कि आगे उनको ईज़ रहे काम करने का, एक वर्क कल्चर में वो सेट हो जाए। तो ये क्या ऑप्शन सही रहेगा या क्या हमें डायरेक्ट बैचलर से मास्टर करना चाहिए? तो सी मास्टर ज़्यादातर लोग मास्टर सिर्फ़ फॉरेन कंट्री में जाके करते हैं बिकॉज़ इसमें क्या होता है कि इंडिया में अगर गूगल में या माइक्रोसॉफ्ट की आप जॉब पोस्टिंग पढ़ेंगे, तो उसमें ऐसा नहीं लिखा होगा कि बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इज़ रिक्वायरमेंट। डिग्री हुँ, या उसके अलावा उतना एक्सपीरियंस आपको चाहिए। तो मतलब अगर आपको जॉब ही करनी है तो बैचलर डिग्री पर भी आपको जॉब मिल ही जाएँगी। ऐसा नहीं हुँ, होता कि मास्टर करोगे तो और अच्छी जॉब मिलेंगी। क्योंकि मास्टर करोगे तो आप किसी एक सब्जेक्ट पे ही किया होगा हाँ, और 2 साल उस सब्जेक्ट पे आप पढ़ोगे। अ, अगर हाँ, आपको पीएचडी और ऐसा करना है तो मास्टर करना बहुत अच्छा होगा आपके लिए। लेकिन अगर आपको फिक्स ही है कि मुझे मोबाइल में ही जाना है,
तो बैचलर के बाद आपको जॉब मिल ही जाएगी, तो 2 साल के बाद आपका पैकेज और अच्छा हो ही गया होगा। हुँ। अच्छा, अच्छा ही बात है। तो अभी बहुत लोग ये भी होते हैं कि उनको सीवी जो है वो उनको सीवी बनाना है, तो उनको मतलब आपने भी कभी सीवी बनाया होगा, आपको भी कभी आपने कहीं गए होगे कोई कंपनी में, तो आपने सीवी कैसे बिल्ड किया होगा? और आपने उसमें क्या प्रॉब्लम्स फेस की और आप क्या बताना चाहोगे कि आपको ऐसे-ऐसे आप बनाओगे तो आपकी सीवी बहुत अच्छी रहेगी और कंपनी आपको प्रेफ़र करेगी? इसमें क्या होता है कि अगर आप अपना रिज़्यूमे बना रहे हो, तो अपने बारे में लिखो पहले तो, अपना प्रोफ़ाइल लिखो। और फिर आपके मतलब रिक्वायर आप किस चीज़ में कितना एक्सपीरियंस है, अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव कोडिंग की है तो वो भी लिखो। जो भी आपके कोडिंग के बारे में नॉलेज है वो सब लिखो, आपकी हॉबीज़ लिखो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैंने भी कई रेज़्यूमे देखे जिसमें उनके पर्सनल हॉबी है, उनके पर्सनल बारे में कुछ नहीं लिखा होता है। सिर्फ़ कोडिंग, कोडिंग, कोडिंग। उनको लगता है कि ऐसा लिखेंगे कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। और रेज़्यूमे में एक्सपीरियंस में अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस ना हो, तो आप ऐसा कुछ भी लिख सकते हो कि मैं अभी फ्रेशर हूँ बट क्विक लर्नर हूँ, मैंने यहाँ यहाँ से इतना-इतना सीखा है, मैंने ये ट्राई किया है, ऐसा भी आप लिख सकते हो। लेकिन कभी हुँ, एक्सपीरियंस को ब्लैंक नहीं रखना चाहिए बिकॉज़ कुछ लिखा होगा तो वो पढ़ेंगे आपको ज़्यादा रेज़्यूमे हो सके तो 2 पेज से ज़्यादा ना किया जाए। कई लोग क्या करते हैं बहुत-बहुत लिख देते हैं। कीप इट हुँ, शॉर्ट। अगर आपने मान लो किसी एप्लीकेशन बनाई हो तो कुछ लोग करते हैं कि वो एप्लीकेशन का पूरा डिटेल दे देते हैं, लेकिन डोंट हुँ, डू दैट। सिर्फ एप्लीकेशन का लिखो उसमें जो बेसिक पॉइंट है, क्या-क्या यूज़ किया है, सिर्फ उतना ही लिखना चाहिए। तो इससे मतलब आपकी एप्लीकेशन बिल्ड होती है, मतलब रेज़्यूमे बिल्ड होती है अच्छी। और ड्यूरिंग इंटरव्यू आपको एक क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो उसमें ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि जो रेज़्यूमे में लिखा है वही रिपीट कर लेते हैं। बट हुँ, आपको उसमें जो रेज़्यूमे में नहीं लिखा है वो बोलना चाहिए, बिकॉज़ उसके हाथ में रेज़्यूमे आपका है, वो वही पढ़ तो रहा ही होगा। वो हुँ। आपके बारे में कुछ और जानना चाहता है। डिफरेंट कुछ वो जानना चाहता है आपके बारे में जो आपने नहीं लिखा है। लाइक आपको कुछ फूड पसंद हो तो वो भी बोल दीजिए। अच्छा। इंटरव्यू में मतलब कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि मान लो अगर जावा की पोस्टिंग हो तो जो नहीं आता वो भी लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज़ जो आता है वही लिखो क्योंकि वो सामने वैसे ही क्वेश्चन करने वाला है। अगर आप हुँ, फ्रेशर हो गए तो बेसिक क्वेश्चन करेगा। आपने बहुत बढ़ा-चढ़ा के लिखे होंगे तो एडवांस क्वेश्चन करेगा। सही बात है, सही बात है। आपको जितना आता है आप उतना ही लिखिए क्योंकि उसके हिसाब से ही वो सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा। क्योंकि उसको तो पता नहीं होगा कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, वो तो जो पढ़ेगा उसके हिसाब से ही आपको क्वेश्चन पूछने वाला है वो। और अभी एक कॉमन क्वेश्चन जो हमारे हमारे जो कॉलेज के जो फ्रेंड्स हैं, वो भी आजकल डिस्कस कर रहे थे कि आज के टाइम में ऐसा हो रहा है कि आज के टाइम में बहुत क्विक शिफ्ट्स आ रहे हैं। जैसे कि टाइम में जैसे कि किसी ने 1 साल पहले या 2 साल पहले जिसने किसने सी प्लस प्लस अच्छे से किया है। आज के टाइम में ऐसा है कि वो सी प्लस प्लस उतनी अच्छी चल नहीं रही, जावा चल रही होगी आज के टाइम में या ऐसे कुछ और एप्लीकेशन चल रही होगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़। तो ऐसा क्यों होता है और हमको हमको क्या करना चाहिए कि अगर कोई हमने एक पर्टिकुलर चीज़ में उसमें ग्रिप आ गई है, तो हमको उसमें कैसे वो करना चाहिए कि वो उसमें कंटिन्यू हम कर सकें और दूसरे जो ट्रेंडिंग में जो लैंग्वेज चल रही है उसमें हम कोप अप कर सकें? प्रोग्रामिंग में एक बेनिफिट ये होता है कि आप मतलब कोई भी लैंग्वेज सीखो, सभी लैंग्वेज का बेस तो सेम ही है। हुँ, अगर फ्यूचर की फ़िक्र है तो पाइथन ही सीख लेनी चाहिए बिकॉज़ पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत अगले 20-25 साल तक जाने वाली नहीं है। अगर पाइथन जैसी दूसरी लैंग्वेज आई, फिर पाइथन से अच्छा काम करेगी तब पाइथन जाएगी, लेकिन अभी पाइथन के कंपेयर में कोई लैंग्वेज है ही नहीं। अगर हुँ, आप सोच रहे हो कि मैंने आज फ्लटर किया फिर कल जाके फ्लटर नहीं रहा तो उसमें क्या होता है कि चेंजेस तो आने वाले हैं। बहुत पहले ब्लैकबेरी था, ब्लैकबेरी नहीं है। बट जैसा टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको खुद को चेंज तो होना होना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि आज मैं खुद फ्लटर एंड्रॉयड आईओएस डेवलपर हूँ, तो मुझे मतलब अब पाइथन में भी सीख रहा हूँ क्योंकि कल क्या पता है ये तीनों लैंग्वेज चली जाए, जो मतलब टाइम पे जो उस साल में जो लेटेस्ट लैंग्वेज चल रही होती है, वही सीखनी चाहिए। इन हुँ, कंपेयर कि आप पुरानी लैंग्वेज सीखोगे तो वो तो कभी भी चली जाएँगी। सही बात है। मेरे को ये भी लगता है जैसे कि आपने बोला सबका बेस तो एक ही होता है, सब में जो लूप्स है, इफ एल्स है, कंस्ट्रक्टर है, वो तो सब सेम रहने वाला है। बाद में उसमें जो लिखने का जो तरीका होता है, उसकी जो पैटर्न होती है, वही थोड़ा चेंज होता है। उसमें अगर हमको कोई एक लैंग्वेज हमको पक्का आता है, सी या सी प्लस प्लस जो हमको आता है, जो जावा हम ईज़िली सीख सकते हैं, पाइथन हम ईज़िली सीख सकते हैं क्योंकि ये सब जो है वो सी और सी प्लस प्लस से ईज़ी है और उसमें जो कोडिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो उनकी जो लाइन्स जो होती है, वो भी बहुत कम होती है।
जैसे कि अगर हमको हेलो वर्ल्ड टाइप करना है तो सी प्लस प्लस में एट द रेट लिखना, अरे सॉरी, हैश लिखना पड़ता है, इंक्लूड लिखना पड़ता है। पाइथन में खाली एक ही लाइन लिखनी पड़ती है और हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाता है। तो अगर हम लैंग्वेज दूसरे हुँ, लैंग्वेज के कंपेयर लाइक हाँ। पाइथन सीखो और इंग्लिश लैंग्वेज सीखो, दोनों सेम ही हो जाती है। हाँ, सही बात है। तो ये सब तो हमने की सी प्लस प्लस और कोडिंग और वो सब की बात है। अभी आपने जैसे बोला आपके पास 2 इयर्स का फ्रीलांसिंग का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं आज के टाइम में, यंग यंग जनरेशन जो होती है वो आज के टाइम में ये सोचती है अगर हाँ, मुझे कुछ आता है तो मुझे भी अर्निंग शुरू कर देनी है, बहुत ही छोटे टाइम में। तो फ्रीलांसिंग जैसे है वो बहुत बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, कॉन्टैक्ट भी बढ़ते हैं और आपके जो स्किल्स होते हैं वो भी आप ग्रो कर सकते हो। तो क्या आपके जैसे कि हमको ही करना है फ्रीलांसिंग, तो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले लॉकडाउन में ट्राई भी किया था। मुझे थोड़ा सी प्लस प्लस थोड़ा अच्छा आता था, उसमें मेरी ग्रिप थी, बट मैंने वहाँ पे अप्लाई किया, इतने रिस्पॉन्सेस अच्छे नहीं आए क्योंकि मैंने वहाँ देखा था कि कोई जो पहले से जहाँ जिसने वो लिखा है बीट कर दिया है वहाँ पे, उनके 5 स्टार रिव्यू है, 4 स्टार रिव्यू है, 3 स्टार रिव्यू है, तो उनके सामने हमारे जो बीट हमने जो किए वो तो बहुत नीचे दिखेगी। तो हम वहाँ पे कैसे वहाँ पे क्रैक कर सकते हैं? उसके पहले मतलब आप मान लो कि अगर आपको करना है फ्रीलांसिंग, तो उसके पहले आप अपना एक बैकग्राउंड बिल्ड कीजिए। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, जिस लैंग्वेज में आपको मतलब एक्सपीरियंस है, उस लैंग्वेज की एप्लीकेशन बनाए, उसके प्रोग्राम क्रिएट कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, गिटहब पे वो अपलोड कीजिए। तो जब आप अप्लाई कर रहे होते हो तो आप जब वो उसका मतलब प्रोफाइल या अबाउट में कुछ लिखते हो कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो उसमें आप अपना गिटहब रिपोजिटरी लिख लीजिए और आपको लिखिए कि मैं आई एम न्यू इन फ्रीलांसर, पर मुझे इतना एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं खुद बहुत सारे प्रोजेक्ट मतलब कोई ऐसा पोर्शन हो जो हम सबको डिफिकल्ट पड़ता है तो हम फ्रीलांसिंग में ऐड करते हैं। तो मैं यही नहीं देखता किसके कितने स्टार, मैं सबके चेक करता हूँ। और किसी ने गिटहब रिपोजिटरी दी है तो मैं उसको हर एक प्रोजेक्ट में जाके चेक करता हूँ उसकी कोडिंग कैसे की है। तो मतलब अगर आप फ्रेशर है तो पहले आप कुछ बिल्ड कीजिए, अपना सब कोड गिटहब पे रखिए, लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्ड कीजिए, देन फ्रीलांसिंग ट्राई कीजिए, आपको 100% जॉब मिलेगी। और फ्रीलांसिंग के लिए आपको पहले 3 महीने मतलब सिर्फ पोस्टिंग मतलब आपको कनेक्ट ही करने पड़ेंगे क्योंकि 3 महीने आपके बहुत क्रूशियल रहते हैं, जल्दी प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन फ्रीलांसिंग है, गुरु है, जहाँ आपको 2-3 प्रोजेक्ट मिल गए तो आपका कनेक्शन बिल्ड हो गया होगा, तो फिर आपको प्रोजेक्ट मिलते ही जाने वाले हैं। एक बार आप आपके प्रोजेक्ट जो मिलने शुरू हो गए और आपने वहाँ पे अच्छी सर्विस आपने डिलीवर की होगी, तो सामने रिव्यू भी उतना अच्छा आएगा। अगर रिव्यू अच्छा है तो आपको ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट्स जो है वो अच्छे मिलना शुरू हो जाएँगे। इसमें कभी-कभी ऐसा भी होता है आपने बीड की होती है, वहाँ पे कोई जो जो कंपनी नई-नई आई होती है और उनका ऐसा इरादा नहीं होता है कि वो वहाँ पे ऐसा आपके साथ काम करे, बट आपको वो चीट करना चाहती है। तो ऐसे मैंने केसेस देखे मेरे फ्रेंड्स के साथ, ऐसे बहुत सारे केस आते हैं जो उनको कंपनी वहाँ पे अप्रोच करती है। बाद में उनको बताती है कि हमको आपके साथ काम करना है। उनको सब अच्छा-अच्छा बता देती है उनके बारे में और बाद में जब वर्क करने का टाइम आता है तो उनसे वर्क भी निकाल लेती है। और जब टाइम आता है तब वो ऐसा बोलते हैं कि हम फ्रीलांसर के थ्रू आपको पेमेंट नहीं करेंगे, दूसरी और कोई साइट से वहाँ पे पेमेंट करेंगे। बाद में कभी ऐसा हो ही नहीं पाता है, उनका पेमेंट भी कभी आता नहीं है। तो ऐसी चीज़ों से हमें कैसे बचना चाहिए? सी फ्रीलांसिंग पे अब अगर आप प्रोजेक्ट ले रहे हो तो उसका पहले प्रोफाइल चेक करो, प्रोफाइल वेरीफाइड है, उसका पेमेंट वेरीफाइड है। फिर जब वो आपको प्रोजेक्ट अवॉर्ड करेगा तो उसको पैसे रखने पड़ते हैं फ्रीलांसिंग में। तो आप पहले चेक करो उसने पैसे रखे हैं कि नहीं। अगर मान लो उसने पैसे रख लिए, तो मान लो आपने एप्लीकेशन भी बना दी, अब आपका पेमेंट लेना है तो उसको पूरी एप्लीकेशन सबमिट मत करो, एक डिबग एप्लीकेशन शेयर करो और हुँ, आपकी जो भी चैट हो वो फ्रीलांसिंग में ही रखो। फिर क्या होता है कि अगर ऐसा कुछ केस हो तो आप फ्रीलांसिंग में कंप्लेंट भी कर सकते हो, तो वो हुँ, लोग आपके पैसे को निकाल भी सकते हैं। हमारे साथ मतलब मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ था स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे लगता था कि चलो प्रोजेक्ट तो मिल रहा है ऑफलाइन, वो कह रहे हैं कि हम मेल्स में बात करते हैं, मैंने कहा चलो ठीक है। तो अगर हाँ। जैसे ही हम एप्लीकेशन भेजते हैं फिर पेमेंट का तो पेमेंट का नहीं आता है। एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, एक कंपनी ने अप्रोच किया था, बाद में उन्होंने ऐसा बोला था हम जो पेमेंट हम मेथड करेंगे वो फ्रीलांसिंग के थ्रू नहीं करेंगे। कोई एक्सटर्नल सोर्स उन्होंने बताया था, कोई साइट उन्होंने बोली थी आप वहाँ पे रजिस्टर कर लीजिए, अकाउंट बना दीजिए, तो उसका नंबर मुझे दे दीजिए, आप मैं आपको वहाँ पेमेंट कर दूँगा। बाद में मैं फ्रीलांसिंग के गाइडलाइंस और वहाँ पे जा रहा था, तो फ्रीलांसिंग ने लिखा था कि अगर आपको कोई कंपनी ऐसा आउटसोर्सिंग से बता रही है कि हम पेमेंट भेजेंगे,
तो आप उसमें बिल्कुल बिलीव मत कीजिए। जो ट्रांसफर मनी आपने जैसे बोला फ्रीलांसिंग के थ्रू होता है, बट अगर वो कोई कंपनी अप्रोच कर रही है और आपको बोल रही है कि हम वहाँ यहीं से आपको पैसे भेजेंगे, तो ये आप उसको मतलब सही वो कंपनी वहाँ पे है और आप सही बंदे से वहाँ पे बात कर रहे हो, ऐसा होता है। ऐसा बहुत लोग के साथ होता है कि उनको ऐसा होता है चलो हमको काम तो मिल रहा है ना, मनी की उतनी फ़िक्र नहीं करते, हम कर लेंगे और वहाँ से पैसा आ ही जाए, ट्रस्ट रखते हैं वो लोग, बट ऐसा बहुत लोग के साथ फ्रॉड होता है। देखिए ज़माने में ट्रस्ट नहीं रखना चाहिए और स्टार्टिंग से मैं मान लो फ्रीलांसिंग पे मना कर रहा है कि मुझे फ्रीलांसिंग पे पेपर तो एक पेपल भी है, क्योंकि हुँ, पेपल में एक ग्रुप होते हैं जहाँ वो एस्क्रो के वर्क करते हैं। तो पेपल पहले उनसे पेमेंट लेगा, उनका पेमेंट होल्ड पे रहेगा, हमको नहीं देगा। जब हम उसको एप्लीकेशन देंगे, वो एप्लीकेशन चेक करेगा, कंफर्म करेगा तभी पेपल से मनी हमारे पास आएँगे। तो हुँ, अगर एस्क्रो से पेमेंट हो तो वही रखना चाहिए। अच्छा। और मान लो कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो जिसमें मतलब अमाउंट भी बड़े है, तो आपको मतलब ऐसा नहीं रखना चाहिए कि मैं सारी पेमेंट लास्ट में लूँगा। माइलस्टोन में डिवाइड कर लो कहीं जैसे कि हम अभी करते हैं, हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो हम उसे डिवाइड कर देते हैं। जैसे डिज़ाइन डन हो गई, तो डिज़ाइन का पेमेंट हम इस तारीख को ले लेंगे, उस तारीख को हम डिज़ाइन सबमिशन भी करा लेंगे। फिर लॉगिन, साइन अप ऐसे हम पार्ट्स को डिवाइड करते हैं। तो लास्ट में मतलब मान लो 1 लाख की एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो सब 10-10 हज़ार के पार्ट डिवाइड होंगे। तो ऐसे-ऐसे करके हमारे पास भी पेमेंट आता रहेगा। हुँ, सही बात है, जैसे कि आपने बोला थोड़े पार्ट्स में आप आपको लेने चाहिए 20% 30% उसको उनको वहाँ पे आपका काम भी उनको दे देना चाहिए, जिससे कि उनको हाँ, ना लगे कि आप वो पेमेंट कर रहे हैं बट आपको उनका काम नहीं आ रहा है। तो ये एक बहुत ही ईज़ी वे है जिसके उनका भी काम हो जा रहा है और आपका भी काम हो जा रहा है। ये बहुत सही रास्ता आपने बताया है। अभी बहुत स्टार्टिंग सा का जो आपका मंथ होता है, जो फ्रीलांसिंग हो या ऐसे मैंने कंपनी भी स्टार्ट की हो, तो हुँ, स्टार्टिंग का जो मतलब 1 साल होता है, उस वक़्त आप पैसे पे नहीं, काम पे फ़ोकस करना चाहिए। अगर हाँ। आपने सही तरीके से काम डिलीवर किया होगा, तो वही क्लाइंट आपको फिर से प्रोजेक्ट देगा। हाँ, स्टार्टिंग की इमेज मतलब कोई भी आप बिज़नेस में जाओ तो यही होता है पहले 2 साल आपको आपकी इमेज ब्रांडिंग में आपको लगाना चाहिए। अगर आपकी इमेज एक बार बन चुकी है तो फिर आपको नाम लोग आपके नाम से याद करते हैं कि हाँ, देखो इसने कोई एक अच्छी एप्लीकेशन बनाई थी और इसने टाइम में वो कर दिया था तो हम इसको दूसरी बार कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। वहाँ पे ऐसा होता है आपका ट्रस्ट बन चुका होता है और आपकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली रिलेशनशिप बन चुकी होती है वहाँ पे। तो आपको वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं रेदर देन कोई नई कंपनी जो आपके कॉम्पिटिटर में आई है उससे। ये एक बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई है और उसमें आज के टाइम में मैं देख रहा था फ्रीलांसिंग की बहुत सारी वेबसाइट है, फ्रीलांसिंग है, फ्रीलांसर है, बाद में फीवर है, गुरु है और बहुत सारी है पे पर आवर ऐसा भी कुछ बहुत सारी वेबसाइट है। तो कौन-सी वेबसाइट टॉप 3 वेबसाइट ऐसी कौन-सी है जिस पे हम काम कर सकते हैं और ट्रस्ट उनके साथ कर सकते हैं कि ये हाँ, ये बेस्ट वेबसाइट है और यहाँ पे हमको काम मिल सकता है? एक फ्रीलांसिंग है, फीवर और एक अपवर्क करके है। हुँ, ये ये तीनों वेबसाइट में अगर आप उसके उनके थ्रू ही वर्क लेते हैं और देते हैं मतलब प्रोजेक्ट पेमेंट सबका, तो आपके मतलब पैसे भी मिलेंगे, वर्क भी डिलीवर होगा, वो आपको रिव्यू भी देंगे। और एक अपवर्क ऐसी चीज़ है जो जल्दी आपका अकाउंट क्रिएट नहीं करने देंगे बिकॉज़ हाँ, आपको अकाउंट बनाने के लिए उसको पहले उसकी एग्ज़ाम जैसा मतलब होता है, वो रिव्यू करते हैं आपका प्रोफ़ाइल। आपको प्रोफ़ाइल पहले बिल्ड करना ही पड़ेगा अपवर्क के लिए तो। एक्चुअली उसमें बहुत सारे मतलब ऐसे भी होते हैं कि जो यूट्यूब बहुत सारे उसमें बग्स है अपवर्क में कि आप फ्री और विदाउट रिव्यू आपका अकाउंट अप्रूव करा सकते हो। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपकी प्रोफ़ाइल शो नहीं होती फिर दूसरे क्लाइंट को। तो आपको हुँ। प्रोजेक्ट के चांसेस वहाँ बहुत कम हो जाते हैं। हाँ, सही बात है। जैसे कि आपने अभी बोला कि आपका जो वहाँ पे रिव्यू में जाता है और आपका अकाउंट अगर उनको लगता है कि ये अकाउंट फ़ॉल्टी है या उसने बराबर से डिटेल नहीं लिखी है, तो रिजेक्ट हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैंने 3 बार वहाँ पे अप्लाई किया, तो तीनों बार उन्होंने मेरा अकाउंट जो है वो रिजेक्ट कर लिया। तो आपने मतलब वो आपने क्या मतलब वहाँ पे कैसे क्या लिखा था उस चीज़ की वज़ह से आपका जो है वो हो गया था, आपका अकाउंट अप्रूव हो गया था? अ, आप जो भी डिटेल्स ऐड कर रहे हो लाइक मैंने मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे लिखा था, तो उससे ज़्यादा मत करो। हम ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि वो सभी लैंग्वेज चूज़ कर लेते हैं, सी, सी प्लस, जावा, पाइथन लेकिन अपवर्क को पता है कि एक इंडिविजुअल पर्सन इतना एक्टिव नहीं हो पाएगा। इतना एक्टिव नहीं हो तो पाए। एक ही लैंग्वेज पे फ़ोकस करो, फिर वो आपका पर आवर रेट भी पूछता है, तो रेट में सब लग लिख देते हैं $45 $50 डोंट डू दैट सिर्फ 15 या 10 से $15 रखो बिकॉज़ पर आवर उतने डॉलर भी अभी के लिए इनफ है। हुँ, लेटर ऑन यू इंक्रीज़ दैट हुँ, और आपका प्रोफ़ाइल हो सके उतना सिंपल रखो, लेकिन सब उसमें एक्सपीरियंस पूछता है, तो एक्सपीरियंस ऐड करो। गिटहब, लिंक्डइन वो सब पूछता ही हो तो सब ऐड करो बिकॉज़ उससे गिटहब वालों का भी मतलब एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि हाँ,
ये प्रोफाइल थोड़ा जेन्युइन है, वी शुड ऐड दैट। हुँ, हुँ, हुँ। अपवर्क में क्या होता है कि यूएसए की बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ उसमें अपना हुँ, प्रोजेक्ट ऐड करती है। हाँ। दैट्स व्हाई इतनी सिक्योरिटी वहाँ रखते हैं अपवर्क वाले। हुँ। मैंने भी वो देखा है, बहुत लोग से सुना है कि अगर आपको फ्रीलांसिंग अगर स्टार्ट ही करनी है और आपके पास स्टार्ट या आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो अपवर्क इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ पे आपको बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं और आप उनको क्रैक कर सकते हो और आपका मतलब बना सकते हो कि हाँ, आपके में कुछ अंडर पोटेंशियल है और आप में वहाँ पे आप जाके कुछ क्रैक कर सकते हो। हाँ, अपवर्क में एक्चुअली होता क्या है कि ज़्यादातर क्लाइंट उसके यूएस और बाहर के कंट्री के होते हैं। मतलब हुँ, अगर बाहर के कंट्री के हो गए तो उनके प्रोजेक्ट डॉलर्स में हो गए और डॉलर इंडियन के लिए कि मतलब डॉलर बड़ी अमाउंट हो ही जाएँगी। हुँ। तो उसमें बड़े प्रोजेक्ट भी ले सकते हो और जो बाहर के क्लाइंट होते हैं ना, वो एक प्रोजेक्ट नहीं पोस्ट करते। अगर किसी थाउज़ेंड्स ऑफ क्लाइंट में आप देखेंगे ना तो उसके स्पेंडिंग मनी तो मोर देन $1000+ तो बहुत हुँ, प्रोजेक्ट करते हैं। तो आपके हाँ। पास चांसेस मिल जाएँगे उनके साथ प्रोजेक्ट लाइफ टाइम के लिए वर्क करने का। सही बात है, सही बात है। अभी आपने जैसे कि हाल ही में आपने जो आईटी कंपनी आपने शुरू की है, तो अगर हमारे व्यूअर में से फ्यूचर में जाके किसी को अगर आईटी कंपनी शुरू करनी है, तो आपको क्या लगता है जॉब बेटर है या आईटी कंपनी शुरू करना बेटर है? हाँ, सी वो उनके पे डिपेंड करता है। लाइक मेरा माइंडसेट पर्सनली ये था कि मुझे जॉब नहीं करनी है। क्योंकि हुँ, जॉब करेंगे सैलरी 12 से 15,000 होगी, वो नहीं करनी मुझे। हुँ, मैंने स्टार्ट की और आईटी कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको नॉलेज नहीं चाहिए कि इस प्रोग्रामिंग नॉलेज में इतना नॉलेज चाहिए। आपको सिर्फ करना इतना होता है कि आपसे जो स्मार्ट पीपल हैं, उनको हायर करना होता है, जो आपसे बेहतर है। अगर हुँ, आपने अपने जैसे हायर किए तो आपकी कंपनी वही रहेगी, लेकिन आपको करना है कि उससे अच्छे आपके आपसे खुद से अच्छे पीपल हायर करने हैं। आज मेरी जो टीम है, वो मुझसे ज़्यादा अच्छी है टीम कोडिंग क्योंकि वो कई बार अभी तो मैं कोडिंग खुद करता ही नहीं, वो सिर्फ वही लोग करते हैं। मेरा काम तो सिर्फ प्रोजेक्ट लाना होता है। लेकिन जहाँ मेरा लॉजिक वर्क नहीं करता, वो लोग खुद अपना लॉजिक इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सो अगर हुँ, आपको आईटी कंपनी बिल्ड करनी है, तो सिर्फ आप अपने से अच्छे पर्सन कैसे हायर करें, सबको एक साथ कैसे काम करवाएँ, टीम वर्क कैसे करें, प्रोजेक्ट एलोकेशन कैसे करें और ज़्यादातर क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट होता है कि उनका प्रोजेक्ट एज़ सून एज़ पॉसिबल कंप्लीट चाहिए। तो आप उतने टाइम में कैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट करें, वो सभी आपको एज़ अ टीम लीडर या एज़ अ कंपनी ओनर मैनेज करना पड़ता है। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि हम पहले 1 या 2 साल आपकी तरह मतलब जैसे आपने एक्सपीरियंस अभी आपने गेन कर लिया, वहाँ से आपने कॉन्टैक्ट्स बना लिए, तो अभी आप खुद की जैसे आपने शुरू कर दिया वैसे ही आईटी कंपनी बना लेंगे और उनके जो क्लाइंट्स होते हैं उनको यहाँ पे अट्रैक्ट करके लाते हैं और उनकी जो वहाँ पे जो सर्विसेज़ उनको मिल रही थी, यहाँ पे थोड़ा लोअर रेंज में उनको सेम सर्विस देते हैं या तो उससे एक अपग्रेड लेवल में वहाँ पर सर्विस देते हैं। तो मैं भी ये समझता हूँ कि अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो कहाँ कहीं पे आपने वर्क किया हो तो आपको पता चलेगा वर्क का कल्चर कैसा है, लोगों के साथ बात कैसे करनी है, वहाँ पे अप्रोच कैसा करना है, कैसे टाइप से क्लाइंट आते हैं, कैसे टाइप्स के मतलब कैसे माइंडसेट होता है लोगों का, कैसे आप बदल सकते हैं। तो आपको ये सब पहले सीखना चाहिए, कोई कंपनी शुरू करने से पहले बाद में खुद की एक कंपनी शुरू करनी चाहिए, जिससे कि आपको आसानी रहे ये सब करने में। आपने भी ये सब वो वहाँ से सीखा ही कंपनी होगा। मतलब आजकल हाँ, मैं फ्रीलांसिंग से अब सीखा था कि क्लाइंट का मतलब बिहेवियर कैसा होता है कि सब क्लाइंट मतलब अच्छे नहीं होते। हुँ, मतलब ऐसे इन टर्म्स ऑफ बुरे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनका क्या होता है कि वो नॉन टेक्निकल पर्सन होते हैं। उनको हुँ, ही नहीं पता कि ये चीज़ करनी है तो कितना टाइम लगेगा ही। उनको तो चाहे कि मेरी एप्लीकेशन एज़ सून एज़ पॉसिबल खत्म हो जाए विदाउट एनी एरर। लेकिन हुँ, ऐसा मतलब और ज़्यादातर लोग स्टार्टिंग में एक मिस्टेक कर लेते हैं। अगर प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम ले रहे हैं एज़ अ कंपनी या एज़ अ फ्रीलांसर, तो कोई भी प्रोजेक्ट में हाँ कह देते हैं। और टाइम पूछो तो मतलब जो क्लाइंट टाइम कहते 15 से 20 दिन, तो उसमें भी हाँ हाँ, कह देते हैं। हाँ, लेकिन हाँ। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि आप 24 आवर्स में वर्क करोगे ना, तो आपको मुसीबत आएगी। सब प्रोजेक्ट हुँ, इतने टाइम पे कंप्लीट नहीं होते नहीं हैं। हो सकते, अगर हाँ। आपने पहला ही प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं किया और या उसमें एरर डला है, तो उसके वो क्लाइंट को आपके पे ट्रस्ट नहीं रहेगा उतना। इमेज आपकी अच्छी दूसरे वहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं देने प्रेज़ेंट होगी। इससे अच्छा है कि क्लाइंट से आप प्रोजेक्ट ले भी रहे हो तो सच में बोल दो कि नहीं सर 15 दिन में तो नहीं होगा, 30 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। हुँ, मैं भी मतलब ऐसे ही करता हूँ। मेरे कुछ क्लाइंट नॉन टेक्निकल पर्सन है, वो लोग कहते हैं कि हमें डिज़ाइन 2 दिन में चाहिए, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज़ हम डिज़ाइन बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तो दे 2 दिन तो हम यही सोचते हैं कि उसमें क्या नया करें। तो हुँ, मैं खुद सामने से कर लेता हूँ कि नहीं सर, वी नीड 7 डेज़ टू कंप्लीट योर डिज़ाइन। तो ऐसे ही वर्क करना चाहिए। न्यू हुँ। फ्रीलांसर को भी या किसी कंपनी को भी जो नए स्टार्टअप शुरू कर रहा है।
सही बात। आपको वही जो सच बात है वो आपको बता देना चाहिए क्लाइंट को, उनको अंधेरे में नहीं रखना चाहिए क्योंकि उनको अगर आप उनको नहीं बताओगे, उनको लगेगा इसके पास रेडी है या तो इसके पास क्या हो गया, ये दे हमको क्यों नहीं रहा है। उनको एक बार ये भी वो लोग सोचेंगे कि कहीं मैंने गलत आदमी को तो नहीं हायर कर लिया है। तो ये सब बहुत आपको ग्रो नहीं करने देंगे ये सब चीज़ें। आपको ये सब चीज़ें क्लाइंट्स को पहले बता देनी चाहिए और अगर वो लोग रेडी होते हैं तो ही आपको करना चाहिए, अगर नहीं रेडी होते तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए वो चीज़ें। क्लाइंट जो बोल रहा है उसमें आप हाँ, हाँ करते जाओगे तो उसमें आपका ही लॉस होगा। अगर अगर कभी कुछ प्रॉब्लम आ गया तो आपके पास अगर टाइम ही नहीं बचा, लास्ट डे पे कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो आप क्या करोगे? वैसा रहता है, सही बात है आपने बोला। फिर लास्ट डे की जो आपने बात की, मतलब हमने अभी तक बहुत प्रोजेक्ट किए हैं कि हमारा मेन मतलब क्या होता है कि हम 1 महीने का भी टाइम लें ना, तो लास्ट डे पे कुछ ना कुछ तो होता ही है। हाँ। क्योंकि तो एक कोडिंग में मतलब क्या होता है कि कभी भी एरर आ जाती है और कुछ एरर ऐसी होगी जो आपको भी नहीं पता। हुँ, हम गूगल पे एक-एक सॉल्यूशन कॉपी एंड पेस्ट करेंगे, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि कुछ वर्क करे, कुछ ना भी वर्क वर्क करेगा। करे। हाँ। तो कोडिंग एक इसमें ऐसी मतलब चीज़ है कि आप सब सब आपको नहीं पता होगा। आपको अगर आपने भूल से अगर कोई कोडर होगा, अगर वो थक गया होगा रात को, अगर उसने डिलीट बटन या बैकस्पेस उसने दबा दिया, कॉमा की वज़ह से भी इतनी बड़ी एरर आ जाती है, हमको लगता है कि कैसी एरर आ गई है। तो ये सब चीज़ें रहती है, आपको कुछ एरर आपने बताया कि हमको नहीं पता रहती, हमको गूगल से सॉल्यूशंस मारने पड़ते हैं, कॉपी पेस्ट करके, तो उसमें भी टाइम लगता है। तो ये सब चीज़ें आपको पहले से पता रहनी चाहिए और क्लाइंट को आपको पहले बता देना चाहिए कि हाँ, आप 15 दिन बोल रहे हो ठीक बात है, पर हम एक्स्ट्रा 5 डेज़ का गैप रखेंगे, अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आती है, तो हम उस 5 डेज़ में हम कंप्लीट कर सकते हैं और कंप्लीट प्रोजेक्ट आपको वहाँ से दे सकते हैं। और जैसे कि एक आईटी कंपनी आपने शुरू की तो आपको ऐसा भी होगा कि मैं अभी आपने आईटी कंपनी शुरू कर दी तो आपको ऐसा एक प्रेशर रहता होगा कि मैं अपना जो फर्स्ट क्लाइंट है वो कैसे लाऊँगा? बहुत लोग यहाँ पे हैं वो भी ऐसा सोचते हैं कि आईटी कंपनी चलो शुरू कर दिया, अब उसको ग्रो कैसे करेंगे, उसको सस्टेन कैसे करेंगे? ज़्यादातर ग्रोथ करने के लिए आप अपने कंपनी का एक लिंक्डइन पे पेज बना लीजिए। उसमें आप स्टार्टिंग में आपके पास एक प्रोजेक्ट हो तो आपको एप्लीकेशन बनाइए। मैं अभी एग्ज़ाम्पल के तरीके में मेरी बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में हमारे पास प्रोजेक्ट नहीं थे, तो हम प्रोजेक्ट बना रहे थे। जैसे कि डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप है, ऐसे-ऐसे हम ड्रॉपबॉक्स, पासवर्ड मैनेजर जैसे ऐप बना रहे थे। फिर हम अपवर्क या फ्रीलांसिंग पे बिलिंग कर रहे थे। तो ऐसा क्या होता है कि मतलब क्लाइंट ज़ीरो पे कुछ नहीं देगा, अगर आपके हुँ, पास भी कुछ होगा, तो वो कुछ प्रोजेक्ट देगा। तो अगर हुँ, आपको फर्स्ट क्लाइंट लाना है, तो उसके लिए आपको पहले अपना बैकग्राउंड बिल्डअप करना पड़ेगा। जैसे कि एप्लीकेशन बनाओ, अपने गिटहब पे वर्क करो, खुद पे वर्क करो। मतलब 3-4 महीने उसमें लग जाएँगे, क्योंकि उसके बाद जब आप फ्रीलांसिंग में जंप करोगे तो आपको डेफ़िनिटली प्रोजेक्ट मिलेगा। हाँ, फर्स्ट प्रोजेक्ट आपका बहुत लो अमाउंट का भी हो सकता है, लेकिन एज़ सून एज़ जब आप आगे बढ़ोगे तो बड़ी अमाउंट आपके लिए बहुत बहुत मतलब बहुत प्रोजेक्ट आएँगे। अपवर्क में एक चीज़ ऐसी होती है कि अगर आपका प्रोफाइल अच्छे से बिल्ड हो जाए तो आप सामने से प्रोजेक्ट आपको मिलते हैं। यू डोंट हैव हुँ। टू बिल्ड। सही बात है। तो अभी तक आपने आपने जैसा मुझे पता था कि आपको 8 मंथ्स हो चुके हैं, तो आपने ओवरऑल कितने क्लाइंट्स के साथ वर्क कर लिया होगा? हाँ, और जो हमारे लोकल क्लाइंट है वो तो 3 ही हैं अभी। जो 3 ही क्लाइंट से हम प्रोजेक्ट रिपीट ही हो रहे हैं और जो हुँ। अपवर्क या ऑनलाइन क्लाइंट थे वो डिफरेंट डिफरेंट है। आई थिंक हमने अभी अपवर्क के साथ 10 से 12 क्लाइंट के साथ वर्क किया है हुँ, हुँ, और हुँ। बाकी के हम एप्लीकेशन खुद ही बिल्ड करते थे। फिर हम फ्यूअर पे उस एप्लीकेशन को रखते थे, देन कोई ना कोई उसे बाय करता हो, ऐसा मतलब एप्लीकेशन ही हम सोल्ड आउट कर लेते हैं। अच्छा। और एक ये चीज़ जो है, अगर मान लो कोई स्टूडेंट हो जिसे एप्लीकेशन डेवलपमेंट आती है, तो खुद की एप्लीकेशन बना के भी बेच सकता है। आज हुँ, आईओएस की एप्लीकेशन 15 से 20 हज़ार में बेचती है और एंड्रॉइड की एप्लीकेशन बहुत मतलब 7 से 8 हज़ार में भी बेचती है। क्योंकि एंड्रॉइड में क्या होता है कि कोडर्स बहुत है और ओपन सोर्स बहुत है, ओपन सभी कोड सोर्स। आपको मिल जाएँगे। हुँ, सही बात है। आज के टाइम में ये होता है कि बहुत लोग ऐसे हैं कि उनको कुछ भी चीज़ बनानी है, तो वो पहले वो सोचते हैं कि अगर आपने जैसे बोला कि आईओएस की एप्लीकेशन मुझे सेल करनी है 15 या 20,000 में आप सेल कर लोगे, तो पहले सब यही देखते हैं मेरा मार्जिन कितना होगा? मेरा मार्जिन इतना होगा तो ही मैं ये चीज़ बनाऊँगा और अगर मेरे को लगता है कि उतना मार्जिन नहीं है तो मैं बनाऊँगा ही नहीं। तो आपको क्या लगता है कि आईओएस में कितना मार्जिन रहेगा और एंड्रॉयड में कितना रहेगा? मुझे एक्चुअली मैंने कभी मार्जिन का मैंने खुद नहीं सोचा, बिकॉज़ मैं ही एप्लीकेशन बना रहा हूँ। एक एप्लीकेशन बनाने बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगता है, जो मैंने अभी तक बनाई है। तो अगर 1 महीने में जो भी कर रहा हूँ,
उससे मुझे 15 से 20,000 रुपए मिलते हैं। तो उसमें मेरा तो कोई खर्चा हुआ ही नहीं है। कहीं मैं बाहर घूमूँ उससे अच्छा एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो मतलब उसमें मार्जिन नहीं रखना चाहिए। अगर आप एप्लीकेशन बेचो, हाँ, $100 से कम में मत बेचो, बिकॉज़ iOS एप्लीकेशन की एक बेसिक प्राइस है $100। हुँ, अगर आप एप्लीकेशन बनाते हो, तो भी $100, बट हाँ, वो एप्लीकेशन ऐप स्टोर पे लाइव होनी चाहिए। क्योंकि एप्पल का एक रिव्यू सिस्टम है, जो आपकी एप्लीकेशन बहुत बारीकी से चेक करेगा कि हुँ, एप्लीकेशन अच्छी है, यूज़र फ्रेंडली है, एरर है या नहीं है। क्योंकि अगर आपकी एप्लीकेशन ऐप स्टोर में लाइव होगी, तो आपको सामने से रिक्वेस्ट आएगी कि आई वांट टू बाय दिस एप्लीकेशन, आई वांट टू बाय दिस एप्लीकेशन इन दिस मच अमाउंट। मैंने सबसे कम अमाउंट $90 90 उसमें मेरी एप्लीकेशन बेची थी, लेकिन वो कैलेंडर एक थी। हुँ, उस हुँ, एप्लीकेशन की डे प्राइस इनफ थी। इनफ थी। सही बात। मार्जिन के अकॉर्डिंग आप अपनी प्राइस मत रखिए, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग प्राइस रखिए, क्योंकि आपको कोई खर्चा नहीं होने वाला है। एप्पल में मतलब अगर आप एप्पल की डेवलपमेंट कर रहे हो तो $99 आपको कॉस्ट होता है पर ईयर का, पर ऐप ईयर का। स्टोर हुँ, ऐप स्टोर अकाउंट लेने का। तो मतलब हुँ, वो तो आप एक एप्लीकेशन बेचोगे तो वो रिकवर हो एप्लीकेशन जाएगा। बेचोगे तो हाँ, हो जाएगा। फोकस ऑन मार्जिन, जस्ट आप एप्लीकेशन जो बना रहे हो वो कैसी एप्लीकेशन है। किसी क्लोन एप्लीकेशन बना रहे होगे तो ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि आप हुँ, कुछ नई एप्लीकेशन है जो मार्केट में भी बहुत कम है, तो उसको आपको पैसे भी ऐसे ही मिलेंगे। फिर अगर आप वॉलपेपर ऐप बना रहे हो तो बहुत सारी है, और बहुत सारी फ्री में मिल भी जाती है। तो कोई आपकी एप्लीकेशन $100 में बाय नहीं करेगा। बाय नहीं करेगा, सही बात है। और आपने जैसे बोला कि आईओएस में $99 है। मैंने अभी हाल ही में मेरा एक फ्रेंड है, वो ऐसा सब एप्लीकेशन बना के गूगल पे रखता है, तो मैंने उसको पूछा कि भई यहाँ पे आप फ्री में रखते हो या उसका कुछ होता है पैसे फीस देनी पड़ती है? तो उसने बोला कि गूगल पे अगर आपको रखनी है कुछ फीस होती है 1500 या 1250 ऐसा कुछ होता है। अगर वो आप वहाँ पे पे करते हो, तो आपको लाइफ टाइम वहाँ पे आप वो जितनी एप्लीकेशन अपलोड करनी है, वहाँ पे आप उतनी अपलोड कर सकते हो और वहाँ पे आप उतनी अपलोड कर सकते हो और वहाँ से कस्टमर बेस अच्छा ला सकते हो। तो मा बेसिकली वो कैसा करता है कि ऐसे ही आपने जैसे बोला कुछ गेम्स की बना देता है, वॉलपेपर की एक ऐप बना लेता है, बट उसमें ऐसा करता है जो कस्टमर उसको डाउनलोड कर रहा है, उसको 2-2 मिनट में वो एडवर्टाइज़मेंट दिखा रहा है जिसकी वज़ह से वो अर्न कर रहा है। तो बहुत सारी ऐसी ऐप भी होती है जो गूगल उसको देखती है कि कस्टमर को प्रॉब्लम हो रही है, थोड़े-थोड़े टाइम में उसको एड्स आ रही है, तो ऑटोमैटिकली वो डिलीट भी हो जाती है, गूगल खुद खुद ही उसको डिलीट कर देता है। बट वो ऐसा मुझे बता रहा था कि वो जितने कस्टम वो डि गूगल डिलीट करेगा, उसके पहले तो उसने 30 से 50,000 का मार्जिन उसने पहले ही कमा लिया होगा, बाद में उसको ज़रूरत ही नहीं है, भले गूगल उसको डिलीट कर डाले। एंड्रॉइड में एक बेनिफिट क्या होता है कि उसकी मतलब प्ले स्टोर की फीस $25 लाइफ टाइम के लिए। तो वो तो इज़िली आप मतलब ₹2000 तो इज़िली आप निकाल सकते हो। हुँ, अभी एंड्रॉइड में क्या होता है कि डाउनलोड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा ले पा सकते हो, बिकॉज़ आईओएस में क्या होगा कि ऐप स्टोर में से डाउनलोड आएँगे। एंड्रॉइड में जब किसी ने ऐप डाउनलोड की तो ज़ेंडर से शेयर करेगा। गूगल पे भी आपको वही आपकी एप्लीकेशन देखने को मिलेंगी, और आपकी एप्लीकेशन अच्छी होगी तो डाउनलोड आते रहेंगे। लाइक मेरी एक एप्लीकेशन है गूगल पे, आई स्कैनर करके, डॉक्यूमेंट स्कैनर। उसपे अब हर रोज़ 40 से 50 डाउनलोड आते हैं। जो पर डे के लिए 40-50 डाउनलोड कम है, लेकिन हर मंथ में आप इंक्रीमेंट करो तो बहुत ज़्यादा हो जाए। तो अभी हुँ, 2000 से कुछ डाउनलोड्स भी है वहाँ। तो मतलब अगर आप गूगल पे कोई अच्छी एप्लीकेशन रखते हो जो यूज़र को चाहिए, जैसे कि कई बार क्या होता है कि ऐसी ज़रूरी नहीं कि न्यू एप्लीकेशन होनी चाहिए। शायरी है, वॉलपेपर है, ऐसी एप्लीकेशन भी गूगल पे चल जाती है। हाँ, जहाँ आपको करनी पड़ेगी वॉलपेपर रख लो, जो आप एपीआई में से भी फेच करवा सकते हो। हुँ। वॉलपेपर डाउनलोड करो, वहाँ एडवर्टाइज़ शो कर लो, कहीं न कहीं तो क्लिक आ जाएगा, तो अर्निंग भी आपकी होती रहेगी। गूगल एडवर्टाइज़ इज़ वेरी गुड वे टू अर्न मनी एज़ अ फ्रीलांसर, क्योंकि हुँ। वहाँ आपको बहुत अच्छी इनकम होती है। तो अगर किसी ने यहाँ से अगर कोई एप्लीकेशन बना दी, उसने गूगल प्ले स्टोर पे रख दी, तो उसको ग्रो करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? एसईओ ऐसा कुछ होता है कि उसको ऐसा ऊपर रैंकिंग करवाने के लिए ऐसा कुछ होता है? एसईओ होता है वहाँ, और वो सब आपको मतलब यूट्यूब पे वीडियो सर्च करोगे तो वहाँ डिटेल में आएगा, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन कैसी है। वॉलपेपर की एप्लीकेशन है, जो यूज़र क्या सर्च करेगा तो वो आपकी एप्लीकेशन शो करेगा। तो हुँ, वॉलपेपर है, 4K वॉलपेपर, ऐसे-ऐसे आप टैग ले सकते हो। और मेरी एडवाइस ये है कि अगर आपने अपनी एप्लीकेशन अच्छी बनाई हो, तो गूगल एडवर्ड पे आप एडवर्टाइज़ करो। हाँ, बहुत पोस्ट है, सिर्फ 500 हज़ार रुपए का ही कैंपेन करो, लेकिन एडवर्टाइज़ करो। ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 डाउनलोड आएँगे, लेकिन वो आपको एक बूस्ट देगा।
क्योंकि उसके एंगेजमेंट बढ़ेंगे, 20 से 30 डाउनलोड ग्लोबल हो गए, तो सभी कंट्री में आपको फिर डाउनलोड आने आने शुरू हो जाएँगे और यू विल हुँ। अर्न अ गुड अमाउंट। सही बात है। अगर आपने वो वहाँ पे एडसेंस किए तो आपने जो $25 वहाँ पे जो खर्च किए थे गूगल पे पे प्ले पे डालने के लिए वो निकल जाएँगे और अगर आपने एप्लीकेशन अच्छी बनाई होगी तो जो 20 या 30 पीपल है वो और को भी रिकमेंड करेंगे कि हाँ, आप भी ये डाउनलोड करो आपका भी अच्छा होगा तो ओवरऑल आप वहाँ से भी अच्छा कमा सकते हो। एक बहुत सही चीज़ आपने बताई कि फ्रीलांसिंग के अलावा हमें कुछ अगर आता है तो गूगल प्ले स्टोर भी आज मॉडर्न टेक्नीक है यहाँ से आप कमा सकते हो। और आज के टाइम में छोटे-छोटे मैं देख रहा हूँ कि 18 या 19 ऐज के जो पीपल होते हैं, वो भी छोटी कंपनी शुरू कर देते हैं। एसईओ अगर उसको कुछ ऐप बिल्डिंग आता है, तो वो खुद कर लेता है। एसईओ आता है, उसके फ्रेंड को ले लेता है। वर्डप्रेस उसको आता है, वेबसाइट बनाना तो उसको ले लेता है। ऐसे 3-4 पीपल मिलके एक कंपनी बना देते हैं और एक प्रोडक्ट सेल कर देते हैं मार्केट में, जिससे कि उनको प्रॉफिट होना शुरू हो जाए। तो ऐसी छोटी-छोटी जो कंपनीज़ है, वो बहुत आजकल आ रही है और अच्छा उसका मार्जिन होता है और अच्छा वो लोग छोटी उम्र में कमाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। आईटी सेक्टर में उन्होंने अच्छा एक ऐसा हुआ है कि कोई भी मतलब क्योंकि आपके पास टेक्निक ही उतना है और आपके पास नॉलेज आपको मिल रहा है, यूट्यूब है, गूगल है, आप वहाँ से देख के कर सकते हो, डाउनलोड करके आप कर सकते हो, सीख सकते हो। और जब जब से ये गवर्नमेंट ने चाइनीज़ मार्केट में से जो ऐप्स बंद किए, वहाँ से मुझे लगता है उसके बाद आईटी सेक्टर में ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ आने लगी है। आपको क्या लगता है? हाँ, क्योंकि अगर आपने फ़ोकस किया तो जो एप्लीकेशन थी, वो ज़्यादातर हमारे फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल थी। जितने भी हुँ, बैंक के लाइक मीम स्कैनर थी, यूसी ब्राउज़र, तो मतलब अब एक मौका है सभी इंडियन डेवलपर्स के पास, वो खुद भी अपनी अच्छी ऐप बनाएँ। लाइक मैंने अभी सर्च किया था कि डॉक्यूमेंट स्कैनिंग एप्लीकेशन कौन-सी है, तो जो एडवर्टाइज़ में शो करते हैं, वैसी एप्लीकेशन अंदर होती ही नहीं है। लाइक मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक एप्लीकेशन थी जहाँ उसमें एडवर्टाइज़मेंट ऐसा शो किया था कि जो मैंने डॉक्यूमेंट स्कैन किए, वहाँ मैं अपने स्कैन डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर भी कर सकता हूँ, वो सब थे। लेकिन एक्चुअली जब मैंने ऐप इंस्टॉल की तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। मतलब जो हुँ, चीज़ हो भी नहीं आपके एप्लीकेशन में हो नहीं उसे दिखाओ मत। और जो भी एप्लीकेशन अभी बैन हुई है, बहुत अच्छा एक अपॉर्च्युनिटी है कि आप अभी बाहर आओ। मेड ऐप क्योंकि अभी तो आत्मनिर्भर इंडिया, स्टार्टअप इंडिया में बहुत फंड आ रहा है। अगर आपके बहुत पास फंडा बहुत अच्छी आइडिया तो भी हुँ, वर्क कर इवन मेरी वेबसाइट पे अगर आपने देखा हो तो मैंने एक ऑप्शन रखा है सबमिट योर आइडिया। सबमिट तो योर आइडिया हाँ। अगर आपके पास आइडिया है तो आप आइडिया सबमिट करो, वी गिव यू पार्टनरशिप एप्लीकेशन पूरी हम बनाएँगे, लेकिन पार्टनरशिप आपको रखेंगे। हाँ, वो मैंने देखा था आज या 2 दिन पहले ही मैंने आपको देखा था अगर आपके पास कोई आइडिया आप वहाँ पे सबमिट करो या आप उसको कुछ एडवांटेजेस दोगे या तो आपने जैसे बोला उसको पार्टनरशिप दोगे, तो उससे 2 चीज़ें होगी, उसको भी उसका जो आइडिया वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा और आपको भी एक नया काम मिल जाएगा और कस्टमर भी वहाँ से आप अट्रैक्ट कर सकते हो। ये बहुत सही चीज़ आप कर रहे हो। तो अभी जैसे कि ये सब तो हमने बात कर ली, सीवी की बात कर ली, डेटा स्ट्रक्चर्स की बात कर ली, फ्रीलांसिंग की बात कर ली। तब मैं आपको खाली अब लास्ट में अब यही आपको पूछना चाहूँगा कि आप आपकी जो यंग आईटीज़ में जो बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? और मेरी एडवाइस तो है कि किसी एक लैंग्वेज पे फ़ोकस करो, किसी एक काम पे फ़ोकस करो, सब जगह पे मुँह मत मारो। क्योंकि अगर आप एक जगह पे फ़ोकस करोगे तो उसमें एक्सपर्ट बनोगे, फिर दूसरी जगह पे जाओ। तो अभी आप सोच रहे हो कि मुझे 5 अभी जो नए आज ही आईटी की फील्ड जॉइन की है, अभी फर्स्ट सेम शुरू होता है, 5 साल के बाद अभी जॉब लेनी है, तो पाइथन है, साइबर सिक्योरिटी है, ऐसी लैंग्वेज पे फ़ोकस करो। फ्रीलांसिंग में कुछ कमाना है तो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट पे आ जाओ, क्योंकि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में आप एडसेंस, गूगल, फेसबुक एडवर्टाइज़ वहाँ से भी मनी अर्न कर पाओगे। फिर डिजिटल मार्केटिंग भी एक अच्छा है। डिजिटल मार्केटिंग में आपको कुछ नहीं चाहिए, एक लैपटॉप ले लो, नेटवर्क कनेक्शन ले लो और घर पे बैठ जाओ। यू कैन स्टार्ट योर ओन बिज़नेस इन डिजिटल मार्केटिंग। और हुँ, डिजिटल मार्केटिंग बहुत ईज़ी होता है कि आपको सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइज़ करनी होती है। इट्स लाइक अ फिल अ फॉर्म। इवन क्या हाँ, लोगों को लगता है कि ऐसे प्रोजेक्ट कौन देगा, लेकिन बड़ी-बड़ी कंपनी लाइक मेरी कोई एप्लीकेशन शेयर करनी होती है, तो ये बहुत ईज़ी है कि मैं गूगल एडवर्ड में एक फॉर्म फिल अप कर लूँ, एप्लीकेशन की लिंक रख दूँ। लेकिन उसमें क्या होता है इस मैं करूँ इससे बेहतर मैं किसी और को दूँ। तो उसका हुँ, उसको एक्सपर्ट हो वहाँ एक्स पे। एक्सपीरियंस होगा कि उसमें कौन से टैग रखने हैं, तो वो सब टैग्स वो ऐड करेगा। तो मेरा डाउनलोड उसकी वजह से ज़्यादा ग्रोथ हो गए। तो जैसे मेरी कंपनी पे मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए मैं दूसरे को हायर करता हूँ।
अब ऐसे-ऐसे स्मॉल-स्मॉल बिज़नेसेस हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आपको चाहिए 15 से 20 मिनट, आप सीख लोगे। फिर अगर आपको यूआई यूएक्स में इंटरेस्ट है, लाइक सिर्फ़ डिज़ाइन बनाना ही है, कोडिंग में आपको इंटरेस्ट नहीं है और आप कंप्यूटर इंजीनियर स्टडी कर रहे हो, तो आपको एडोब एक्सडी सीखना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ़ माउस के इस्तेमाल से नई-नई डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। हमारे एक डिज़ाइनर है, सिर्फ़ वो डिज़ाइन ही करती है, एडोब में सिर्फ़ डिज़ाइन बनाने का, वही डिज़ाइन हम मेरे बैकएंड में कोडिंग वाले इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो उसमें भी आपको जॉब अपॉर्च्युनिटी होती है, क्योंकि सिर्फ़ डिज़ाइन बनाना है। अगर लेकिन आपको पहले क्लियर करना पड़ता है कि आपका पाथ क्या है। और आप सिर्फ़ उस 2 दिन जावा सीख रहे हो, उसके 2 दिन पाइथन सीख रहे हो, तो ऐसे में वर्क नहीं करेगा, कुछ भी वर्क नहीं कर पाएँगा। आप एक भी लैंग्वेज प्रॉपर नहीं सीख पाओगे। तो उससे अच्छा है कि पहले एक लैंग्वेज पे ही फ़ोकस करो। एक लैंग्वेज पकड़ के उसके ऊपर फ़ोकस रखो और आप वहाँ से आपको आप सीख लो कि आप सर्कमस्टेंसेस आप वहीं से बना लो कि आप वहीं से आपको जॉब क्रिएट करनी है और वहीं से उसको आपको लेके जाना है। तो आप ईज़िली कर सकते हो, इसमें कुछ इतना हार्ड नहीं है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर देखो मैं इसने जावा की तो इसको जॉब नहीं मिली, पर बहुत लोग ये भी नहीं समझते कि उसने उसको कुछ आता नहीं होगा इसलिए उसको जॉब नहीं मिली। वही चीज़ आप करोगे और आपको पूरी तरीके से वो आता होगा तो आपको डेफ़िनिटली जॉब मिलने ही वाली है वहाँ पे क्योंकि कंपनीज़ तो बहुत सारी है। दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ लाइक मेरी जितनी भी जॉब पोस्टिंग मैंने मेरी कंपनी के लिए रखी थी ना, पहले मैं मेरे कॉलेज में सेंड करता था, लेकिन कोई अप्लाई नहीं कर रहा है। लाइक 50 या 60 स्टूडेंट हुए पास आउट हुए, उसमें से 10 से 12 लोग ही अभी जॉब कर रहे हैं। बाकी हुँ, के 40 घर पे बैठे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको जॉब नहीं मिल रही है, वो कर नहीं रहे हैं। हाँ, तो ऐसा मत सोचो कि वो उसे जॉब नहीं लगी तो मुझे भी नहीं लगेगी, क्योंकि उसके रिक्वायरमेंट देखो। किसी को क्या होता है कि हमारे क्लासमेट है, उसे जॉब चाहिए लेकिन स्टार्टिंग सैलरी 50,000 चाहिए, वो जो बहुत मुश्किल होता है इंडिया में। बहुत मुश्किल है। तो सही बात। मतलब ऐसे दूसरे से कंपेयर मत करो कि उसको जॉब नहीं लगी तो मुझे भी नहीं लगेगी। आप गूगल पे सर्च करो, गूगल इज़ बेस्ट वे, आपको कुछ नॉलेज लेना है तो गूगल हुँ, पे सर्च करो, जाओ सीखो। सही बात है। अभी जैसे कि आपने बोला कि उनको 50,000 चाहिए बट वो लोग ये नहीं समझते कि वो अभी घर बैठे-बैठे कुछ कर नहीं रहे, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या तो कुछ सीख भी रहे होंगे। बट आज के टाइम में हमारे जो में पेरेंट्स होते हैं और आज की जो सोसाइटी होती है उनको एक ही चीज़ देखनी होती है भई कि ये लड़का इतने उम्र का हो गया, ये लड़की इतनी उम्र की हो गई, वो कितना पैसा कमा रहे हैं वो लोग। सब लोग आज के टाइम में यही देख रहे हैं। तो बहुत लोग ये ऐसा सोचते हैं कि मैं 50,000 नहीं कमा रहा हूँ, पर उसके सामने वो ये नहीं देख रहे कि वो 25,000 या 30,000 जो उनको मिल सकते हैं, वो भी वो लोग जाने दे रहे हैं। अगर वो 25 थ उनको अपने एफर्ट्स भी लगाने पड़ते हैं, अगर हाँ, ऐसी बड़ी अमाउंट में सैलरी चाहिए तो। सही घर बात है। बैठे तो कोई आपको सामने से देने से रहा। सामने से देने से रहा अगर उनको ये भी समझना चाहिए कि अगर उनको 50,000 की मीट चाहिए, तो उनको वो उस लेवल का कुछ उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो ही कंपनी उनको 50,000 देगी। उनको कुछ नहीं आता होगा इसलिए तो वो को उनको ले नहीं रहा होगा या कंपनी उनको सिलेक्ट नहीं कर रही होगी। तो आज के टाइम सही में बात ऐसा ही होता है कि इसमें ईगो भी ऐसा होता है कि देखो इसको तो कम आता था, तो भी इसको 50,000 की जॉब मिल गई, मुझे आता है वो मुझे क्यों नहीं मिला? तो ऐसा ईगो नहीं रखना चाहिए। स्टार्टिंग में जो भी आपको मिल रहा है वो आपको अ लेना जॉब लेनी चाहिए और उसमें सीखना चाहिए, उसमें से एक्सपीरियंस गेन करके बाद में आपको कहीं और अप्लाई करना चाहिए जिससे कि आपकी सैलरी में हाइक आए। मैं ऐसा सोचता हूँ। नहीं, सही बात है। एक कंपनी में भी आपको नहीं रहना चाहिए, बिकॉज़ एक कंपनी में रहोगे तो आप सीमित रह जाओगे। एक हुँ, 2 साल कंपनी में वर्क करो, एक्सपीरियंस बिल्ड करो, देन अप्लाई इन सम अदर कंपनी जो उससे बड़ी हो। लेकिन हाँ, स्टार्ट करो इस छोटी कंपनी से करो। बड़ी कंपनी की मतलब बड़ी कंपनी की बड़ी भीड़ में आप दब जाओगे, कुछ नहीं सीख पाओगे। सही बात है। क्योंकि बड़ी कंपनी की रिक्वायरमेंट भी उतनी बड़ी होती है। अगर आप हाँ, हाँ, उनके बड़े प्रोजेक्ट्स में आप खुद पे मतलब फ़ोकस ही नहीं कर पाओगे। कुछ भी फ़ोकस नहीं कर पाओगे, सही बात है। सही बात है, तो लास्ट 2 लाइन अगर आपको किसी को बतानी होगी, अगर उनको लाइफ़ में कैसे ग्रो करना चाहिए या तो उनको कुछ सही उनके लाइफ़ में जाना हो तो? जी, अगर आप किसी भी फ़ील्ड में हो, मिस्टेक करो इट्स ओके। हर रोज़ मिस्टेक करो, लेकिन हो सके तो वो मिस्टेक दोबारा मत करना कभी, रिपीट मत करो। हम भी ये बहुत मिस्टेक करते हैं, टाइम कभी-कभी डिले भी हो जाता है, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि वो जो मिस्टेक हमने कल की थी वो आज ना हो। तो अगर ऐसे करोगे तो आप खुद में भी इम्प्रूवमेंट ला पाओगे और आप अपना अच्छा फ्यूचर बना पाओगे। सही बात है, सही बात है।
तो बस आज के एपिसोड में इतना ही था। हमने बात की एक आईटी कंपनी के ओनर से, जैसे कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। 2 ईयर उन्होंने फ्रीलांसिंग का जो एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ शेयर किया। कॉम्पिटिटिव कोडिंग आपको कैसे करनी चाहिए, कहाँ से सीखनी चाहिए, सीवी बनाना आपको बताया, क्या-क्या उन्होंने मिस्टेक किए वो भी आपको उन्होंने बताया। तो ये सब चीज़ों से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। तो बस आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपकी कंपनी बहुत ऊँचाइयों को छुए और नए-नए कस्टमर आपके साथ जुड़ते जाए और आपकी कंपनी का एक नई ब्रांड बन जाए। तो यही था आज थैंक के यू। एपिसोड के वेलकम। तो यही था आज के एपिसोड के लिए। बस हम थर्ड एपिसोड में मिलेंगे कोई और पर्सनैलिटी के साथ और उनके बारे में जान रहे होंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया और कैसे किया और आपको साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करे होंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर एंड बाय।